बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम तकरीबन कंप्लीट ढिंगरा के एमसीक्यू को रिवाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एयर वाले पोर्शन में से। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट तीनों लेयर से होती है, एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से। बोनी लबायरंथ होती है 14 सेंटर से डेवलप करती है, 16 से लेकर 20 में ओसिफिकेशन स्टार्ट होती है, 24 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि नर्व सप्लाई ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन है, यानी ऑरिकुलर टेम्पोरल भी सप्लाई करती है, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस भी सप्लाई करती है, ग्लोसोफेरेंजियल भी सप्लाई करती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेपियस की फुट प्लेट। अच्छा, ये बताता जो जो उसका जो होता है ना हमारा जो मीडियल हाफ को सप्लाई करने वाली ग्लोसोफेरेंजियल, लैटरल हाफ को सप्लाई करने वाली ये दोनों नर्व होती है। अब इसमें से जो ऑरिकुलर टेम्पोरल होती है वो सप्लाई करती है एंटीरियर हाफ ऑफ द लैटरल सरफेस, और पोस्टीरियर हाफ को सप्लाई करने वाली ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व होती है। इसके बाद स्टेबियस की फुट प्लेट किसको कवर करती है? ओवल विंडो को कवर करती है। याद करना कि यहाँ पे एक एरिया होता है फिस्टुला एंड फिस्ट्रम, यहाँ पे ऑटोस्क्लेरोसिस होता है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ फुट प्लेट 3.2, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 51, और इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं एरिया रेशियो, या फिर हम एक और हाइड्रोलिक रेशियो, एक लीवर रेशियो भी आएगा बाद में। इसके बाद है कि पिन अटेन करता है 90 से लेकर 95% अडल्ट साइज को 5 से लेकर 6 साल तक। ठीक हो गया, एमसीक्यू है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। सेंसी सप्लाई ऑफ मिडल ईयर तो ग्लोसोफेरेंजियल से आती है, सिटेली एंगल साइनोड्यूरल एंगल को कहते होती है। नेक्स्ट है कि अब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। नंबर वन है कि पिन्ना को अपवर्ड, बैकवर्ड, लैटरली मूव करना होता है। इसके बाद एक एक्सटर्नल कोस्टिक किनाल के अंदर जो होते हैं सिरोमिनस ग्लैंड, इसके डीप बोनी पार्ट में नहीं होती, डिहिसेंस आपको आउटर कार्टिलेजिनस किनाल के अंदर देखने को मिल सकती है। और इस डिहिसेंस के अंदर एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं फिशर ऑफ सेंटोरिनी, और बोनी के अंदर होती है फोरामिन ऑफ लश्का। ये दोनों नोट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो कॉर्नर सेप्टम होता है सेपरेट करता है स्क्वेमस सेल को डीप पिट्रोजल सेल से। इसके बाद नेक्स्ट है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में क्या बात ठीक है कि जो यहाँ पर एक टेस्ट का नाम लिखा हुआ है, इस टेस्ट का नाम है जीओ, गैलीज टेस्ट होता है। और ये कैसे करोगे आप? ऑटोसेक्लोरिसिस के लिए करते हो। तो यहाँ पे क्या करते हो, सीगल स्पेकुलम से प्रेशर बढ़ाते होते हो और ये चेक करते हो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मूवमेंट कैसी है और साउंड कैसे जा रही होती है। और ये ऑटोसेक्लोरिसिस के अंदर ऑलमोस्ट नेगेटिव आपको देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है तो इसको गैलीज टेस्ट या जीलीज टेस्ट भी कहते होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द सुपरफिशियल पैराथोडेक्टमी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलायबल लैंडमार्क है टू आइडेंटिफाई मेन ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व, तो वो कौन सा होता है? हमारा टिम्पैनोमास्टोइड सुचर है मेन ट्रंक के लिए। ठीक हो गया, बाकी इसके अलावा प्रोसेस कोक्लियर फॉर्मिस इसको भी देख लेना। नेक्स्ट है कि एंडोलिम्फ बनता होता है स्कैला मीडिया के अंदर बनता होता है। कम्युनिकेशन बिटवीन द मिडल ईयर एंड द यूस्टेशियन ट्यूब ओब्लिटरेटेड हो जाती है इन द रेडिकल मास्टोडेक्टमी है। स्टेपीज का जो सुपर स्ट्रक्चर होता है रिचर्ड कार्टिलेज से निकलता होता है। बैरा की इंटरप्रिटेशन होती है एज के ऊपर डिपेंड करती है। इनर ईयर मैलफॉर्मेशन हो सकती है, किस वजह से हो सकती है? ये सारे टेराटोजन की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट है कि कॉजेज ऑफ सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस ड्यू टू फ्यूरोसीमैट, तो फ्यूरोसीमैट किसको टारगेट करती है? स्ट्राइवास्कुलरिस को टारगेट करती है। जैकोब्सन नर्व के बारे में क्या बात गलत है? तो ये सुपीरियर गैंग्लिया की ब्रांच की होती है, ये टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है। ठीक है, उसके बाद है कि सिटिंग पोजीशन में जब हेड 60 डिग्री टिल्ट होता है तो जो लैटरल वाली होती है किनाल ये स्टिमुलेटेड हो जाती है। ठीक हो गया, 60 और लैटरल। नेक्स्ट है कि डोरिलो किनाल किस नर्व को ट्रांसमिट करती होती है? एब्ड्यूसन नर्व को ट्रांसमिट करती होती है। कोस्टन सिंड्रोम के अंदर सब चीजें, ओटाल्जिया भी होता है, वर्टाइगो भी देखने को मिल सकता है, डिफेक्टिव बाइट की वजह से होता है, टिनाइटिस भी होता है, लेकिन रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। हाँ, इसकी एब्नॉर्मैलिटी होती है लेकिन रिकरेंट डिसलोकेशन नहीं होती। इसके बाद है कि ऑपरेशन ऑफ चॉइस फॉर कॉलिशन मास्टोडेक्टमी, सॉरी मास्टोडाइटिस, तो मास्टोडाइटिस के लिए कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी, बाकी एक्यूट के लिए भी करती है, एंडोलिम्फेटिक के लिए भी करती है, फेशियल की डिकम्प्रेशन के लिए भी करती होती है, बाकी एकॉस्टिक न्यूरोमा के लिए भी करते होते हैं। नेक्स्ट है कि अच्छा, और एक और इंडिकेशन रह गया वो है एक्यूट मास्टोडाइटिस विद द रिजर्वायर साइन। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो कफ होती है ना, कफ ये ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व की स्टिमुलेशन की वजह से देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है। ओके, अब 512 फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर यूज किया जाता है हमारा नॉर्मल लेबोरेटरी या नॉर्मल क्लिनिकल स्टडी के अंदर। अब रीनीज टेस्ट विदाउट मास्किंग, रीनीज टेस्ट इज विदाउट मास्किंग नेगेटिव ऑन द राइट ईयर। ओके, अब रीनीज टेस्ट नेगेटिव है ऑन द राइट ईयर लेकिन मास्क नहीं किया हुआ। ठीक है, अब नेगेटिव है इसका मतलब है कि ओके, जो हमारा बोन कंडक्शन है वो रिलेटिवली एयर कंडक्शन से ज़्यादा है। ठीक हो गया, नेगेटिव का, लेकिन विदाउट मास्किंग है। अब होता ये कि जो रिनीज टेस्ट होता है वो कभी कभार आपको नेगेटिव मिल जाता होता है किसके अंदर? सेंसरी न्यूरल के अंदर, क्योंकि अगर क्या होता है अगर काफ़ी सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो यहाँ पे आपको फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आपको देखने को मिल सकता होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। क्यों पता लगेगा? क्योंकि जब वेबर टेस्ट परफॉर्म किया तो वेबर टेस्ट में जो सेंसरी न्यूरल वाला हियरिंग लॉस होता है उसमें गुड ईयर की तरफ लैटरलाइज हो जाती है। जब गुड ईयर की तरफ लैटरलाइज हो जाती है, लेफ्ट ईयर वाला गुड है, तो हमारा खराब ईयर कौन सा होगा? राइट वाला होगा। उसके बाद है कि जो फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ मिनियर डिजीज। मिनियर डिजीज के अंदर पल्सेटाइल टीनाइटिस नहीं होता। पल्सेटाइल टीनाइटिस होता है किस कंडीशन के अंदर? आपने बताना है ब्राउन जो पल्सेशन साइन होता है ये हमारा ग्लोमस ट्यूमर के अंदर होता है, ग्लोमस जुगुलारी के अंदर। इसका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैलिग्नम टाइटस एक्सटर्नल। मैलिग्नम टाइटस एक्सटर्नल इज नॉट अ न्यूप्लास्टिक कंडीशन। हाँ, इसमें माइटोटिक फिगर्स में बढ़ते नहीं है, वो कैंसर में होते हैं, बाकी सब चीजें वाले ठीक है। इसकी बात है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ग्लू ईयर, तो ग्लू ईयर में अपनी मेरिंगोटमी विद वेंटिलेशन ट्यूब इंसर्शन करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द फेशियल पाल्सी विद द टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर, तो एस एफ टी से रटा मान लो। ओके, जैसे एफ टी हम यूज करते हैं फीचरिंग दिस यूट्यूबर पता नहीं इस टाइप का, तो एफ से फेशियल और टी से ट्रांसफर फ्रैक्चर हो जाएगा। लेकिन सबसे कॉमन फ्रैक्चर कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर होता है। पोस्टीरियर सुपीरियर रिट्रैक्शन
पॉकेट उसकी वजह से सेकेंडरी कोलिस्टेटोटोमा हो सकता है पोस्टीरियर सुपीरियर, जबकि प्राइमरी वाला वो एटिक वाले एरिया को इन्वॉल्व करता होता है, आपने पढ़ा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एटिक कोलिस्टेटोमा वही आ गया, प्राइमरी वाला आ गया। मतलब लैटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, जिसकी मतलब हम ये कह सकते हैं कि अनसेफ सीएसओएम है। ओके और अनसेफ सीएसओ में किनाल वाल डाउन या किनाल वाल आप करते होते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि किनाल वाल डाउन के अंदर क्या होता है, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी, एटिकोटमी और सिंपल रेडिकल मास्टोडेक्टमी आती है। तो किनाल वाल डाउन और किनाल वाल आप हो जाएगा। आगे भी ज्यादा फॉलोइंग इस इन्वेस्टिगेशन और चॉइस इन असेसिंग हियरिंग लॉस इन द न्यूनेट। तो न्यूनेट के लिए आपने 12 को रट्टा मार लेना। इसके बाद नेक्स्ट है कि मैक्सिमम हियरिंग लॉस कब होगा, जब ओसिकुलर डिस्ट्रप्शन होगी विद इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में फट गई है तो फिर आपको कम लॉस देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पर वैल्यूज भी लिखी हुई है, अगर आपको चाहिए वैल्यूज मैं आपको दिखा देता हूँ डिंगा के ऊपर। ओके कि अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कितना असल में एक्चुअली लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर नॉर्मल टीएम है तो 54 हो जाएगा, लेकिन अगर अगर रेट परफोरेटेड हो गया टीएम भी तो 45 डेसिबल का लॉस आपको देखने को मिलेगा। ओके तो आप इसको नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके ये भी हमारा कवर हो गया है ऑसिकुलर डिस्ट्रप्शन विद इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद यूज ऑफ सिंगल स्पेकुलम, जो हम सिंगल स्पेकुलम यूज करते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो वो किस काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिंगल स्पेकुलम को रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी के लिए इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑल आर ट्रू फॉर द ग्राडिनिगो सिंड्रोम एक्सेप्ट, तो ग्राडिनिगो सिंड्रोम के अंदर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस नहीं होगा। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आपको ट्रोटोट्राइड में होता है। इसके अलावा ये एब्सेस इन द पेट्रस एपेक्स, इसकी वजह से देखने को नहीं मिलेगा। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ ये पेट्रोसाइटिस में देखने को मिल सकता है, लेकिन जो एब्सेस होती है पेट्रोस एपेक्स में नहीं, बल्कि ये सीएसओएम की कॉम्प्लिकेशन की वजह से होता है। इसके बाद एक राइट मिडिल ईयर पैथोलॉजी के अंदर जो वेबर टेस्ट होता है, यानी मिडिल ईयर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर क्या होगा, वेबर टेस्ट आपको राइट है तो राइट साइड पे डेल्टोलाइज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सफरिंग फ्रॉम द बायलैटरल हेयरिंग लॉस फॉर द 6 ईयर है। ठीक है प्रेगनेंसी में पहले हमने डायग्नोस करना। डायग्नोस क्या होगा, पहले हमारा ऑटोस्क्लेरोसिस, ऑटोस्क्लेरोसिस के अंदर आपको ईएस कर्व देखने को मिलती है। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इंटेंसिटी वाइल टेस्टिंग फॉर थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग, तो वो डेसिबल होता है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ऑटोकॉस्टिक एमिशन। अच्छा यहाँ पे एसएल का मतलब क्या, साउंड लेवल आपने देखना। ऑटोकॉस्टिक एमिशन या आउटर ईयर से प्रोड्यूस होती है। साउंड फ्रीक्वेंसी में आपकी नॉर्मल कौन सी होती है, आपकी 500 1000 और 2000, जो कि पीटीएम एसएल में यूज की जाती है। 500 1000 और 2000 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। तो जो वर्टाइगो एसोसिएटेड विद सडन डेफनेस इंप्रूव प्रोग्नोसिस, नो वर्टाइगो होता है ये प्रोग्नोसिस को खराब कर देता है, ना कि सही करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि डिक्रीज बोन कंडक्शन इन ऑडियोग्राम। तो अगर बोन कंडक्शन कम है तो ये बोन कंडक्शन किसके लिए होती है, कोक्लिया के लिए, जबकि ईयर बोन गैप होता है हमारा किसके लिए, उसके लिए कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के लिए, जबकि कोक्लिया सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ज्यादा फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है। तो जो वन फंक्शनिंग विंडो होती है आपको इधर ओवल और यहाँ पे साउंड है, साउंड नहीं है राउंड है, तो कहते हैं कि आपको एक विंडो चाहिए, नहीं आपको 2 विंडो चाहिए साउंड करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ज्यादा फॉलोइंग इज इनकरेक्ट होती है। तो जो कोक्लियर डक्टस में पेरिलिम्फ भरा होता है, पेरिलिम्फ नहीं एंडोलिम्फ होता है। इसके बाद देखिए वेस्टिबुलर फंक्शन को देखने के लिए गैल्वेनिक स्टिमुलेशन भी होता है, फिस्टुलर टेस्ट भी होता है, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट, तीनों आपको देखने को मिलेगा, तीनों आप करते होते हैं। उसके बाद लेकिन जो बेस्ट टेस्ट होता है ना वो कैलोरिक टेस्ट होता है। कैलोरिक टेस्ट लैटरल सेमीसर्कुलर किनाल के फंक्शन को देखता होता है, और यहाँ पे पहले एमसीक्यू आ भी चुका है मेरे ख्याल से। ओके तो 60 डिग्री हम बैकवर्ड मूव कराते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोगान सिंड्रोम के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो पॉजिटिव सीरोलॉजी फॉर सिफिलिस की वजह से नहीं देखने को मिलता। ठीक हो गया, या डिफेक्टिव बाइट की वजह से देखने को मिल सकता है। इसके बाद चौथा फॉलोइंग कंडीशन विल इंप्रूव निस्टैग्मस विल प्रोड्यूस निस्टैग्मस टू द लेफ्ट साइड होता है। तो अगर कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर का रट्टा मान लो COWS, कोल्ड वाटर हमेशा ऑपोजिट साइड पर निस्टैग्मस करता है, वार्म वाटर वाला सेम साइड पे करता होता है। क्लियर। इसके अलावा एक और कंडीशन भी है जो आपको क्या करवाती है, ऑपोजिट साइड पे करवाती होती है कोल्ड के साथ, वो होती है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, ये भी आपको ऑपोजिट साइड पे कराती होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि फॉलोइंग सेमी सर्कुलर किनाल पेयर्ड सिनर्जिस्टिक के लिए, तो राइट हॉरिजॉन्टल विद द लेफ्ट हॉरिजॉन्टल। ओके यानी दोनों हॉरिजॉन्टल आपस में जुड़ी होती है, और उसकी पोस्टीरियर और सुपीरियर यानी पोस्टीरियर सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट का आपने सुना होगा। डिस्क हालपाइट टेस्टिंग के अंदर जो निस्टैग्मस होता है सेंट्रल ओरिजिन है। ओके ये हेड की पोजीशन के साथ होता है। इसके बाद एपिसोडिक पोजिशनल वर्टाइगो यानी BPVS में टेस्ट यूज करते हैं डिस्क हालपाइट वाला, जबकि जो फेल्प्स साइन है आपको ग्लोमस जुगुलरी में देखने को मिल सकता है। इरोजन होती है कैरोटिको जुगुलर स्पाइन की होती है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लीडिंग फ्रॉम द एयर है। ओके एग्जामिनेशन के अंदर रेड स्वेलिंग बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ओके जो कि ब्लांच हो जाती है। तो एक वंस अगेन क्या है डायग्नोसिस हमारा, क्या डायग्नोसिस हमारा ग्लोमस ट्यूमर है। और इसका यहाँ पे पूछ लिया कि मैनेजमेंट के अंदर क्या नहीं करोगे, इंटरफेरॉन। अच्छा इंटरफेरॉन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, इंटरफेरॉन 2 अल्फा या 1 अल्फा ये हम इस्तेमाल करते थे, याद करो जुवेनाइल लेरेंजियल पैपिलोमाटोसिस के अंदर। ब्राउन साइन आपको ग्लोमस ट्यूमर में देखने को मिल सकता है। ऑटोस्क्लेरोसिस को ठीक करने के लिए क्या नहीं देते, सोडियम बाइकार्बोनेट। 5% सोडियम बाइकार्बोनेट हम किस जगह पे यूज करते थे, याद करना, हम इसको यूज करते थे ट्रॉफिक रिनाइटिस के अंदर, और वहाँ पे हमने अल्कलाइन सोल्यूशन बनाया था सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा वहाँ पे बोरेट था, और लास्ट में एक और चीज़ भी थी सोडियम क्लोराइड। इन तीनों को मिला के आप अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हो फॉर एट्रोफिक रिनाइटिस। इसके बाद आगे ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई ट्रॉमेटिक रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो आपने क्या करना है, पानी से बचाना और ईयर को आपने बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। इसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ईयर वैक्स। तो ईयर वैक्स को नीड्स टू बी रिमूव पीरियोडिकली। ओके ये बात ठीक नहीं है, बल्कि ईयर वैक्स हमारे लिए काफी प्रोटेक्टिव होती है। परफोरेशन कॉमनली एसोसिएटेड विद कोलेस्ट्रोमा। तो कोलेस्ट्रोमा की वजह से एटिक के लिए परफोरेशन होती है। एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशन CSOM। तो ये सारी तीनों एक्स्ट्रा क्रेनियल है जिनको हम सिंपल इंटरटेम्पोरल भी कहते होते हैं। इसके बाद ऐसे कोलेस्ट्रोमा के बारे में क्या बात ठीक है,
तो ये बोन को इरोड करता होता है। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन द पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेंस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ओके क्लियर। तो आपने इंसियन देना, ड्रेनेज देना, मास्टोडेक्टमी करनी है और एंटीबायोटिक देनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पोस्टीरियर सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट विद द कोलेस्टीटोमा है। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या नहीं आएगा, मेनिंगोप्लास्टी आपकी नहीं आती। मेनिंगोप्लास्टी किसके अंदर आती है, मेनिंगोप्लास्टी आपके उसमें आती होती है ट्यूब और टिप मैनिंग के अंदर आती होती है, टी कंट्रोल के अंदर केनाल वाला आपको केनाल वाल डाउन आती होती है। ओके इसके बाद है नेक्स्ट है पिकेट फेंस ग्राफ ऑफ। तो ये आपको लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस में देखने को मिल सकता है। ग्राइडेनिको सिंड्रोम में रेट्रोऑर्बिटल पेन होगा, 3D अपने रट्टा मार लेना है। ओके डीप सीटेड पेन या रेट्रोऑर्बिटल पेन, डिस्चार्ज और डिप्लोपिया देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है टॉर्टिकोलिस है, स्वेलिंग बिहाइंड द एंगल मैंडिबल, फीवर है। ओके पुरुलेंट डिस्चार्ज और ग्रैनुलेशन आपको देखने को मिल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोसिस आपका बिजोल्ड एब्सेस होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमआरआई इज इन्वेस्टिगेशन और चॉइस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कॉलिशन मास्टोडाइटिस के अंदर आपको एमआरआई नहीं करते होते, क्लियर, या एमआरआई की जरूरत नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑल आर ट्रू इन मेंटोनी मालफॉर्मेशन ऑफ इनर ईयर एक्सेप्ट जो हमारा मिडल ईयर इज एट्रोटिक। मिडल ईयर एट्रोटिक नहीं होता बल्कि आपका इनर ईयर की प्रॉब्लम होती है, वो बना ही नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके प्री ऑरिकुलर प्रेजेंट विद प्री ऑरिकुलर साइनस है, कोई डिस्चार्ज कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ठीक हो गया। ओके बाकी वो ट्रीट एट द एज ऑफ पता नहीं कौन सी एज लिखी हुई है यहाँ पर, 30 ईयर्स। ओके नहीं सॉरी कह रहे हैं कि सिमिलर साइनस वाज ऑब्जर्व इन द मदर जो कि ट्रीटेड हो गई थी 30 ईयर्स के ऊपर। तो व्हाट इज योर बेस्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा कि आपने एजुकेशन या ऑब्जर्वेशन करनी है अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ। मैलिग्नेंट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना या मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना ये क्या होता है, मोर अफेक्ट द एल्डरली पर्सन, या इसमें आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा डायबिटीज में भी देखने को मिलता है, स्कल बेस की तरफ भी जाता होता है, फेशियल नर्व को भी इन्वॉल्व करता है, स्टाइलोमास्टोइड। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है डेल्टा वाला। इसके बाद है कि यूनिलैटरल पेन इन द ईयर इन द एब्सेंस ऑफ ईयर डिसीज है। तो क्या चीज़ कैन बी ड्यू टू। ओके तो इन चारों की वजह से, एलर्जिक रिनाइटिस की वजह से नहीं होता, बाकी इन चारों ऑप्शन की वजह से यूनिलैटरल ईयर पेन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर एक्सेप्ट आ जाए तो एलर्जिक रिनाइटिस को आपने काट देना। उसके बाद नेक्स्ट है ओके रिकरेंट बस्ट ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना आफ्टर द स्विमिंग है। तो स्विमर है और आपने क्या यूज करना है, 2% एसिटिक एसिड आफ्टर स्विमिंग आपने यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट है वजह फॉलोइंग कंडीशन प्रीडिस्पोज टू द ओटाइटिस मीडिया विद फीवर। तो सारी कंडीशन ओटाइटिस मीडिया विद फीवर करवा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया 10 दिन तक एंटीबायोटिक को दिया, पेन और फीवर तो गायब हो गया लेकिन कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। तो आपने क्या करना है, 3 महीनों तक वेट करना है। ओके फिर आपने एंटीबायोटिक के बाद फिर आपने क्या करना है, ब्रोंकोटमी वगैरह परफॉर्म करनी होती है टू ट्रेन स्पॉन्टेनियसली। इसके बाद लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस ऑफ ओटाइटिस मीडिया विद फीवर कैन डेवलप ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। तो ओएमए की कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, तो ओसिकुलर फिक्सेशन ये नहीं होती, ओसिकुलर नेक्रोसिस हो सकती है, ओसिकुलर फिक्सेशन नहीं होती, बाकी सारी होती है। अगर आपने मिमोनिक तैयार करना है तो उसका मिमोनिक है ओ क्रिएट है, ओ से ओसिकुलर नेक्रोसिस हो जाएगा, सी आर से क्या हो जाएगा, सी से कोलेस्ट्रोमा या कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा हो जाएगा, आर से रिट्रैक्शन पॉकेट है, क्लियर, ए से एट्रोफिक आ जाएगा और टी से क्या आ जाएगा आपका, टी से टिम्पैनस स्क्लेरोसिस है, ठीक है। तो आपने नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, ईयर ड्रॉप से ठीक किया गया एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक से। ओके ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या है, उसके स्वेलिंग आना शुरू हो गया ओवर द मास्टोइड, पेन इन द ईयर विद द पल्सेटल ईयर डिस्चार्ज, इन शॉर्ट इसको एक्यूट मास्टोडाइटिस हो गया। तो आपने इंट्रावेनस एंटीबायोटिक कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी एनाल्जेसिक वगैरह परफॉर्म करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या हुआ, अपनी आवाज़ें खुद सुन रही है, दैट मीन ये पैचुलस यूस्टेशन ट्यूब है। ओके पैचुलस यूस्टेशन ट्यूब है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोमस ट्यूमर के बारे में क्या बात ठीक नहीं है। ओके मोर कॉमन इन मैन, तो ग्लोमस ट्यूमर फीमेल के अंदर होता है जबकि हमारा वो वाला ट्यूमर जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा ये मेल के अंदर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों के अंदर ब्लीडिंग काफी होती है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्लोमस ट्यूमर। तो ग्लोमस ट्यूमर में ग्रेसिंगर साइन है, तब ग्रेसिंगर साइन किस कंडीशन में देखने को मिलता है, ग्रेसिंगर साइन आपको लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एडीमा होता है ओवर द मास्टोइड रीजन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मास्टोइड इमिशरी वेन। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ग्लोमस ट्यूमर जो कि रिस्ट्रिक्टेड अप टू द प्रोमोनटरी मिडल ईयर, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमस टिम्पैनिकम बोलते हैं। तो इसके लिए आपने सर्जिकल रिमूवल करना है। इसके बाद है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड ऑफ पैरागैंग्लियोमा। तो पैरागैंग्लियोमा ये तो फेशियल नर्व का होता है, तो जेनिकुलेट गैंग्लिया को अफेक्ट नहीं करता होता। CS1 के अंदर आपने क्या करना होता है, ईयर को आपने सेव करना होता है, मेन एम आपका यही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हियरिंग लॉस फ्रॉम द मदर, इन शॉर्ट, और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम बढ़ रही है, 30 साल की फीमेल है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम बढ़ रही है, कान की ऑटोसेक्लोरिसिस के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। बायलैटरल टिनाइटिस है, ओके प्योटोनोटी मीटर में कार हार्ट नोच बता दिया, तो क्या ऑटोसेक्लोरिसिस आ जाएगा। प्रीवैलेंस ऑफ क्लिनिकल ऑटोसेक्लोरिसिस तो एक कोकोइजियन में होती है। ओके ठीक है, ऑटोसेक्लोरिसिस तो उसमें CR है, C वैसे R है सेक्लोरिसिस में, तो एक कोकोइजियन से रट्टा मार लो। उसके बाद है कि ऑटोसेक्लोरिसिस क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। ओके मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्टेपिडियल ऑटोसेक्लोरिसिस ऑफ फिस्टुला इन्फेस्ट्रम आती है, और ये डिजीज होता है ना, डिजीज बोन ऑफ ओटिक कैप्सूल को इन्वॉल्व करता है जो कि कार्टिलेज से निकलती होती है। इसके बाद स्टेपिडियल के बारे में क्या बात गलत है, इसमें AD नहीं आता, ES आपको देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है जो फ्लेमिंगर साइन होता है, इसमें रेडिश ह्यू देखने को मिल सकता है ओवर द प्रोमोनटरी, या जब पिंक रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं, ओवर द प्रोमोनटरी थ्रू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है। ओके नेक्स्ट है कि ऑटोसेक्लोरिसिस में रीनिस्टेसिस नेगेटिव विद ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 लेकिन पॉजिटिव 1024 के लिए, तो जो मिनिमम एयरबोर्न गैप है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन 30 डेसिबल का रट्टा मार लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्राइड कॉन्स्टिट्यूटिंग सिंड्रोम ऑफ वेंट्रोहोफ, तो उसका निमोनिक होता है ओबो, ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा, बी से ब्लू सेक्लारा, और इसके अलावा ऑटोसेक्लोरिसिस आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ओके जिसमें आपको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा लेकिन पीरियोडिकुलर साइनसेस नहीं होती। कार हार्ड नॉच आपको 2 के फ्रीक्वेंसी में देखने को मिल सकता है। कार हार्ड नॉच के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, कैन नॉट बी रिवर्स। ओके बात ये इसको रिवर्स कर सकती होता है क्योंकि ऑटोसेक्लोरिसिस है ना इसका। ओके
इसके बाद नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ओटोस्क्लेरोसिस इन यंग पर्सन। ओके, तो क्या होती है स्टेपिटेक्टमी ऑटमी, आपको कोई भी एक नोट कर लेना। इसके बाद है कि लाउड साउंड प्रोड्यूस गिडीनेस को क्या बोलते हैं टुलियो फिनोमिना कहते हैं, मिनिया डिजीज में देखने को मिलता है। इसके अलावा सिफिलिस में भी देखने को मिल सकता है। ओके, बायलैटरल इंपेयरमेंट ऑफ हियरिंग फॉर द पास्ट 5 ईयर फीमेल है। ओके, टिम्पैनिक एविडेंस नॉर्मल बायलैटरल कंडक्टिंग हियरिंग लॉस ई है। तो क्या देना आपने, ये ओटोस्क्लेरोसिस जिसमें आपने सोडियम फ्लोराइड यूज करना है, स्टेपिटेक्टमी करनी है, हियरिंग एड, लेकिन जेंटामाइसिन की थेरेपी कभी भी नहीं आएगी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बायलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस, बायलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस बच्चों में ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन की वजह से होती है, लेकिन यूनिलैटरल हो जाती है एडल्ट के अंदर। इसके बाद है कि 55 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद टीनाइटिस, डिजीनेस एंड हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिव डेफनेस है। ठीक हो गया, टीनाइटिस है, डिजीनेस और डेफनेस वगैरह बढ़ रही है। ओके, डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको जहन में आती है सिनेरियो को देखने के बाद, ओके, अगर यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग होता तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर आपका नाम आ सकता था मिनिया डिजीज वाला, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई ट्यूमर है जो कि कंप्रेस कर रहा है। कॉस्टल न्यूरोमेंटल लिम्फेटिक हाइड्रोपरमेनेंजियोमा हो सकता है, हिस्टियोसाइटोसिस नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट है कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। ठीक है, उसको हियरिंग एड दी गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अगर हियरिंग एड से फायदा नहीं हो रहा तो आपने कॉक्लियर इंप्लांट कराता है। इसके बाद कॉस्टिंग न्यूरोमा के अंदर जो सबसे पहली नर्व उड़ती है, 5वीं नर्व उड़ती है। ठीक है, इसके बाद मिनिया डिजीज में क्या होगा, मिनिया डिजीज में वर्टाइगो, टिनाइटिस और फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस होता है। अर्ली मिनिया डिजीज में कर्व जो होती है वो राइजिंग होती है, लेकिन लेट में आके फ्लैट या फॉलिंग होना शुरू हो जाती है। जबकि हमारा जो होता है वो वाली प्रेसबाइक्योसिस के अंदर राइजिंग टाइप होती है, पीटीए कर्व। ऑल आर फॉलोइंग ऑल आर द फीचर ऑफ द मिनिया डिजीज एक्सेप्ट, तो मिनिया डिजीज के अंदर क्या होगा, गिडीनेस इज प्रोवोक्ड इन अ सर्टेन हेड पोजीशन। नो, गिडीनेस ऐसा नहीं होता, आपको देखने को नहीं मिलता। लाउड साउंड की वजह से टिनाइटिस वगैरह हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पेरिफेरल एपिसोडिक वर्टाइगो, तो पेरिफेरल एपिसोडिक वर्टाइगो का जो मोस्ट कॉमन काज होता है ना वो बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एपिसोडिक है, ठीक है, मिनिया डिजीज हमारे किसको इन्वॉल्व करता है, ये भी आपके पेरिफेरी वाले एरिया को इन्वॉल्व करता है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद पेशेंट मिनिया डिजीज हैज फील्ड ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन स्किप्स को फिर भी ना सर्विसेबल हियरिंग काम चल रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट कैन बी कंसीडर्ड एक्सेप्ट, तो अगर थोड़ी बहुत हियरिंग चल रही है तो उन्हें लेबनान 30 में नहीं करनी होती मिनिया डिजीज के अंदर। ठीक हो गया, लेबनान 30 में तो पूरा उड़ा दोगे, ये जब करते हैं जब आपका लेबायरंथ डेड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीवी के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो ये मेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन है, हालांकि बात गलत है, दोनों में बराबर होता है। इसके बाद है कि हैमरेज इनटू द इनर ईयर कैन अकर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो ल्यूकेमिया के अंदर आपको हैमरेज देखने को मिल सकता है इनर ईयर के अंदर। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं ये आपने कमेंट्स के अंदर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर ट्रेनिंग फॉर 512 का इस्तेमाल करेंगे, वेबर्टस लेटरलाइज हो गया टू द राइट ईयर। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, या तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस साइड पे या ऑपोजिट साइड पे आपको क्या है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, अल्फा बीटा दोनों सही है। इसके बाद कॉस्टिंग न्यूरोमा कैन प्रेजेंट विद, कॉस्टिंग न्यूरोमा में हाई फ्रीक्वेंसी लॉस, लो फ्रीक्वेंसी लॉस, फ्लैट हियरिंग लॉस, सडन हियरिंग लॉस, सब कुछ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कॉस्टिंग न्यूरोमा, तो इसमें वर्टाइगो होता है सीवियर एंड ऑफन प्रीसीड द हियरिंग लॉस, आपने इसको नोट कर लेना है, ये बात गलत है इसमें। बाकी सब बातें ठीक है। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच है, फेशियल पाल्सी लेट फीचर, यूनिलैटरल टिनाइटिस विद सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। इसके बाद है कि हाई फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आफ्टर द हेड इंजरी, अब हेड इंजरी है तो एक कंकशन ऑफ द बायलेंस पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वार्डनबर्ग सिंड्रोम या जिसको पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी सिंड्रोम जो फाइका की ओक्लिगन की वजह से होता है, तो इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस नहीं होगा, बाकी आपको सब चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ड्यू टू हैमरेज इनटू द कॉक्लिया, तो ये हाइपरटेंशन की वजह से नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कि कॉक्लियर इंप्लांट के अंदर कौन सा कंपोनेंट नहीं होता, इसमें एम्पलीफायर नहीं होता, इसमें माइक्रोफोन, स्पीच प्रोसेसर, इलेक्ट्रोड एरे होता है। हियरिंग एड कंसिस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें स्पीच प्रोसेसर नहीं होता, जो स्पीच प्रोसेसर तो वो हमारा कॉक्लियर इंप्लांट के अंदर होता है। इसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर मेनली टॉक्सिक टू द वेस्टिबुलर सिस्टम, तो वेस्टिबुलर टॉक्सिन के लिए कानामाइसिन नहीं होती, कानामाइसिन किसके लिए होती है, कॉक्लियर टॉक्सिक होती है। ऑटोटॉक्सिक इफेक्ट आर रिवर्सिबल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जेंटामाइसिन में रिवर्सिबल होते हैं। इसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर ऑटोटॉक्सिक एक्सेप्ट, तो जो क्लोट्रीमोक्साजोला ये नहीं होती, बाकी क्लोरोक्विन, सिस्प्लाटिन, फिलोसिमाइड करवाती होती है। अमाइनो ग्लाइसिड एंटीबायोटिक क्या करती है, आउटर ईयर सेल ऑफ बेसल ट्रॉन को नुकसान पहुंचा देती है। इसके बाद एडिनाइडेक्टमी इज इंडिकेटेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एलर्जिक रिनाइटिस के अंदर एडिनाइडेक्टमी कभी भी नहीं करते, आप स्टीरॉइड से काम चला लोगे। इसके बाद है कि कॉक्लियर इंप्लांट is used in all of the following causing bilateral severe to the profound hair loss, तो सेक्शन ऑफ 8th नर्व, तब आप कोक्लियर इंप्लांट वगैरह आप यूज कर सकते हो कि नर्व उड़ गया लेकिन न्यूक्लियस अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट क्या होता है, फॉलोइंग कंडीशन विल गिव मैक्सिमम कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तो अगर डिसरप्शन ऑसिकुलर चेन की विद इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तब आपको ये लॉस ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आपको मैंने वैल्यू भी बताई थी, कितनी वैल्यू मैंने बताई थी यहाँ पे आपको, ओके दोबारा बता देता हूँ, मैं खुद भूल गया हूँ। तो तकरीबन 54 होती है, लेकिन अगर परफोरेटेड रहती है तो आपको 45 देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि थायरोक्सिन सिंथेसिस के साथ कौन सा सिंड्रोम होता है, तो पेंडर्ट सिंड्रोम, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस प्लस हाइपोथायरॉयडिज्म, तो पेंडर्ट सिंड्रोम आ जाएगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ बम्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पैलेटल पैरालिसिस, बम्स की वजह से नहीं हो सकती। फेशियल पैरालिसिस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद प्रीक्लैम्सिया की वजह से फेशियल पैरालिसिस हो सकती है। फॉलोइंग लैंडमार्क आर यूजफुल इन लोकेशन ऑफ फेशियल नर्व, तो जो नर्व होती है नर्व क्रॉसिस अबव द हॉरिजॉन्टल कैनाल, ये बात ठीक है नहीं है। इसके बाद है कि कॉमन बायलैटरल पाल्सी ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, तो कॉमन बायलैटरल पाल्सी ऑफ रिकरेंट के अंदर क्या होगा, कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच बट नॉट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि ब्रीदिंग को सप्लाई करने वाला है कि वेगस वाले मसल फ्रैनिक वाली नर्व जो कि डायफ्राम को सप्लाई करती है, तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के अंदर क्या होगा, ओके
ओके अगर ये होता इनकम्प्लीट होता तो आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद है कि जो मेरिकर्सन रोजेंथल सिंड्रोम है इसमें सार्कोइडोसिस आपको इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉल सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है लेबरेंथाइन सेगमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मसल नॉट सप्लाइड बाय द ट्राइजेमिनल नर्व, तो ट्राइजेमिनल नर्व को सप्लाई ट्राइजेमिनल नर्व किसको सप्लाई करती होती है, हमारे मास्टिकेशन वाले मसलों को सप्लाई करते हैं, लेकिन लिबरेटर वाले पैलेटिनो को सप्लाई नहीं करती होती। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रूली रिप्रेजेंट बेल पाल्सी, तो बेल पाल्सी क्या होती है, इडियोपैथिक एप्सिलैटरल पैरालिसिस ऑफ फेशियल नर्व होती है। हाइपरएक्यूसिस इन बेल पाल्सी इज ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मसल, तो स्टेपिडियस मसल है जिसकी वजह से हाइपरएक्यूसिस होती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल आर इनर्वेटेड बाय द फेशियल नर्व एक्सेप्ट, तो फेशियल नर्व होती है पोस्टीरियर वैल्यू डाइगेस्टिव का सप्लाई करती है, इंटीरियर वैल्यू डाइगेस्टिव का सप्लाई नहीं करती होती। आगे है कि लोकेशन ऑफ फेशियल नर्व इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नर्व लाइज लैटरल टू द शॉर्ट प्रोसेस ऑफ निकस, ये बात ठीक नहीं है। ओके अब शॉर्ट प्रोसेस ऑफ निकस की जो नर्व होती है ना वो लैटरल नहीं होती बल्कि मीडियल पड़ी हुई होती है। ओके मीडियल पड़ी हुई होती है। इससे पहले भी एक और एमसीक्यू आया था फेशियल नर्व से रिलेटेड था, लैंडमार्क था। ओके हॉरिजॉन्टल किनाल वाला। ओके जो हॉरिजॉन्टल किनाल है ना, फेशियल नर्व होती है ना हॉरिजॉन्टल किनाल के नीचे पड़ी हुई होती है, यहाँ पे अबव है, यहाँ नीचे पड़ी होती है, जो अबव होती है वो ओवल विंडो है। ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइपरएक्यूसिस भी हो गया, स्टेपिडियस भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद है कि मसल मास्टिकेशन के अंदर बक्सीनेटर नहीं आएगा, एमसीएन सिंड्रोम के अंदर जेनिकुलर गैंग्लिया का इंफेक्शन होता है, हाइपोस्थीसिया पोस्टीरियर मेटर वाले, ये किस में देखने को मिलते हैं, वेस्टिबुलर शवानोमा में देखने को मिल सकते हैं। इस साइन को बोलते हैं हम हिल्डजलबर्गर साइन। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेकंड ब्रेंकियल आर्च, इन शॉर्ट वो एंटीरियर वैली ऑफ डायगेस्टिव जो कि फेशियल सप्लाई करती है। एमसीएन सिंड्रोम के अंदर वेसिकल्स आपको किस एरिया में देखने को नहीं मिलेगी। ओके अब जो फेशियल वाला एरिया सप्लाई नहीं करेगी, ट्रैगस को सप्लाई नहीं करती, कॉन्का को, पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ पिन्ना को, शॉर्ट पैलेट को, यहाँ पे तो फेशियल नर्व के कुछ ना कुछ ब्रांचेस आ सकते हैं, लेकिन ट्रैगस वाली एरिया को आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेल पाल्सी, ये तो हो गया ऑलमोस्ट कि इडियोपैथिक एप्सिलैटरल पैरालिसिस होती है, फेशियल नर्व की होती है। इसके बाद है कि अगर इंजरी डिस्टल टू द जेनिकुलर गैंग्लिया है, ओके तो लॉस ऑफ लैक्रीमेशन ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, लैक्रीमेशन फाइबर ऑलरेडी निकल गए होते हैं। इसके बाद है कि एल्डरली में लॉन्ग स्टैंडिंग एयर डिस्चार्ज है, फेशियल पाल्सी का पेन है, रात के वक्त बोर्स हो जाता है, फ्राइबल पोलिप इन द ईयर विद द ब्लीडिंग टू विद द टेंडेंसी टू ब्लीडिंग, अगर रात के वक्त अगर सीवियर पेन होता है फेशियल पाल्सी तो कार्सिनोमा मिडल ईयर आ जाएगा। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन, तो ट्रांसवर्स के अंदर फेशियल नर्व की पैरालिसिस आपको देखने को मिलती है। ठीक है उसने कहा कि लेस ऑफन एसोसिएटेड। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, अब लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर के बारे में क्या बात है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर ज्यादा कॉमन होती है, बाकी इसमें फेशियल नर्व की पाल्सी रिलेटिवली कम होती है, ब्लो फ्रॉम द साइड की वजह से कनेक्टिव हेयरिंग लॉस करवाती है। आगे रिकरेंट फेशियल नर्व पैरालिसिस इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, जो रिकरेंट फेशियल नर्व पैरालिसिस होती है वो कोलेस्टेटोमा के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती होती है। ठीक है बाकी कोस्टेटोमा डायबिटीज सार्कोइडोसिस में होती है। इसके बाद है कि आइट्रोजेनिक ट्रॉमेटिक फेशियल नर्व पैल्सी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड, जो आइट्रोजेनिक होती है यानी कोई उसकी वजह से कोई आपने सर्जरी परफॉर्म किया तो जो ट्रॉमेटिक फेशियल नर्व पैल्सी होती है ये आपको मास्टरडेक्टमी में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वजह फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ पेशेंट विद बायलैटरल प्रोफाउंड सेंसिटिव न्यूरल हियरिंग लॉस फॉलोइंग द सर्जरी, यानी अगर बायलैटरल है तो बायलैटरल में आपने कोक्लियर इम्प्लांट का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सेंसिटिव न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया है। ठीक है तो आपने क्या यूज करना है, आपने ब्रेन स्टेम इम्प्लांट यूज करना है। लास्ट है कि लैंडमार्क फॉर द आइडेंटिफिकेशन जेनिकुलर गैंग्लिया, तो जेनिकुलर गैंग्लिया को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसेस कोक्लियर फॉर्मिस होती है। इससे पहले एक और एमसीक्यू विद फेशियल नर्व के बारे में वो भी आपको बताता हूँ जो ताकि आपके कंपैरिजन के तौर पर यहाँ पे था सुपरफिशियल पैरोटिडक्टमी, यहाँ पे सुपरफिशियल पैरोटिडक्टमी मेन ट्रंक के लिए जो कि हमारा होता है टिम्पैनोमास्टोइड सुचर, तो एयर वाला पोर्शन हो गया है। ओके अब बारी है नोज एंड पैरानेजल साइनसिस एंड नेजोफैरिंक्स वाले पोर्शन की, तो जो मोस्ट इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ नेजल पॉलिप, तो नेजल पॉलिप के लिए टॉपिक का स्टार्ट से काम चला लोगे, बाकी फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी भी करनी होती है। इसके बाद है कंप्लीट एनाटॉमी हो गया लेकिन वो अमोनिया को रिस्पॉन्ड करेगा। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी बिलोंग टू द इंटरनल कैरोटिड सिस्टम, तो इंटीरियर थायरॉइड आर्टरी बिलोंग करती होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑल आर फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कंजेनिटल सिफिलिस एक्सेप्ट, तो कंजेनिटल सिफिलिस में म्यूकोकुटेनियस लेयर ओके ये आपको देखने को नहीं मिलती, बाकी ऑलमोस्ट सब आती है। ठीक है उसके बाद है कि कॉमन कोल्ड इज मोस्ट कॉमनली कास्ट बाय, तो ये राइनो वायरस की वजह से होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश यानी इंडिया का इलाका है, क्रस्टिंग है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, इन्फिल्ट्रेटिव लेयर है नेजल वेस्टिब्यूल के ऊपर अपर लिप के ऊपर विद द ब्रॉडनिंग ऑफ नेजल सेप्टम, तो राइनोसेक्लेरोमा में होती है। ग्रैनुलोमेटस लेयर है, मिकुलिक सेल है, रस्टल बॉडीज है, वंस अगेन राइनोसेक्लेरोमा, ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ राइनोसेक्लेरोमा, तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ट्रेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल होती है, एथ्रोमाइसिन इस्तेमाल नहीं होती। कार्टाजिनस सिंड्रोम का क्लेफ्ट पैलेटिन होगा, बाकी आपको साइनसाइटिस, स्टेरिलिटी, ब्रोंकिएक्टिस देखने को मिल सकता है। पोर्ट पफी ट्यूमर पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ फ्रंटल साइनस की वजह से होता है। इसके बाद है कि मल्टीपल नेजल पॉलिप इन बोथ नोस्ट्रिल है, ओके नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, इन शॉर्ट ये बायलैटरल स्मार्टल पॉलिप है, डेंस शैडो इन द साइनसिस, इन शॉर्ट कि ये बता रहा है एलर्जी फंगल साइनसाइटिस हो गया है, इन्वेयन नहीं है तो क्या नहीं करोगे, एम्फोटेरिसिन भी यूज नहीं करोगे क्योंकि ये इन्वेयन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ कार्सिनोमा इन द साइनोनेजल ट्रैक इन वुड कैंसर, तो वुड कैंसर के अंदर आपको वुड वर्कर के अंदर एडिनो कार्सिनोमा देखने को मिल सकता है। निकल रिफाइनिंग की वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा आ सकता है। ठीक है तो वही आगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा फर्नीचर इंडस्ट्री में नहीं होगा, बाकी चारों रिस्क फैक्टर आ जाएगा। इसके बाद है कि पैरानेजल साइनसिस के अंदर जो ऑस्टियोमा होता है फ्रंटल साइनस को इन्वॉल्व करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज लिंक्ड विद द रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा, रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा जाइलोमेटाजोलोन की वजह से एसोसिएटेड होता है।
ओके। इसके बाद है कि नेजल स्मीयर के अंदर अगर इयोसिनोफिल बढ़ गया तो ये किसके अंदर होते हैं, नॉन एलर्जिक इयोसिनोफिलिक रिनाइटिस के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके बाद है कि रिगार्डिंग एथमोइडल इन्फंडिबुलम सिचुएटेड इन द लैटरल वॉल ऑफ नोज, तो इसके बारे में क्या बात, ठीक है, ये कम्युनिकेट करता है नेजल कैविटी से थ्रू द हाइड्रेटस सेमिनोलैरिस। इसके अलावा जो ओपनिंग होती है मैक्सिलरी साइनस की वो उसके फ्लोर के करीब होती है, यानी ये दोनों बातें ठीक है, दोनों स्टेटमेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपने इसको रट्टा मान लेना कि कम्युनिकेट विद द नेजल कैविटी थ्रू द हाइड्रेटस सेमिनोलैरिस। इसके बाद है कि मेन मोस्ट कॉमन फैक्टर लिंक टू द etiology ऑफ मैक्सिलरी साइनसाइटिस, उसमें म्यूकोजल स्वेलिंग होती है एथमोइडल इन्फंडिबुलम में, सबसे इंपॉर्टेंट etiology के अंदर आ जाएगा। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि कार्ड लक्स ऑपरेशन के अंदर एंट्री होती है मैक्सिलरी साइनस में, तो कैसे करोगे, किरान फोसा के जरिए जाओगे। आगे वाइल परफॉर्मिंग एक्सटर्नल थ्रोम्बोडेक्टमी, तो एंटीरियर थ्रोम्बोइडल आर्टरी होती है, ओके, वो एंटीरियर लेक्यूमर क्लच से कितने फासले पे पड़ी होती है, 24 मिलीमीटर के फासले पे पड़ी होती है। विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेजल एलर्जी, तो मास सेल स्टेबलाइजर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रोमाइडिन आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, ओके, 28 से लेकर 33। ओके, यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देख लो कि फॉर्मेशन ऑफ एथमोइडल पॉलिप है। फॉर्मेशन ऑफ एथमोइडल पॉलिप आपको किस में देखने को मिलता है, किस कंडीशन में देखने को मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको एस्पिरिन के हाइपर सेंसिटिविटी में, इसके बाद क्रस्टिंग ऑफ नेजल कैविटी, फुल स्मेल तो एट्रोफिक रिनाइटिस आ जाएगा। ओवर यूज ऑफ डीकंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप, तो ये क्या आ जाएगा, रिनाइटिस मेडिकामेंटोस रिस्क लेवल ऑफ आईजीजी, तो आपका एलर्जिक रिनाइटिस आ जाएगा। नो इफेक्ट ऑफ डीकंजेस्टेंट, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, आपका हाइपरट्रॉफिक या वेसोमोटर यंग्स ऑपरेशन एट्रोफिक रिनाइटिस में करते होते हैं। बाकी 28 से लेकर 33 है तो साइनसिस के बारे में है। डायर्नल हेडेक आपको फ्रंटल साइनस में देखने को मिलता है। कॉमन साइट ऑफ ओस्टियोमा, ये भी फ्रंटल साइनस है। ओपन इनटू लोअर पार्ट ऑफ इन्फंडिबुलम, तो मैक्सिलरी साइनस है। मल्टीपल पॉलिप एथमोइड के अंदर होती है। ओरिजिन ऑफ एंट्रोकॉनल पॉलिप मैक्सिलरी साइनस है। इन्वॉल्व इन द पोर्ट पाफी ट्यूमर, तो आपका फ्रंटल साइनस आ जाएगा। इसके बाद है कि नेक्स्ट है कि क्रोनिक साइनसाइटिस की हिस्ट्री है, मल्टीपल नेजल पॉलिप है, ओके, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। इन शॉर्ट के सिस्टिक फाइब्रोसिस की हिस्ट्री है, तो इसमें आपने स्वेट क्लोराइड को देखना है। ईएनटी मैनिफेस्टेशन ऑफ प्यूर्स जैगर सिंड्रोम विद बिनाइन इंटेस्टिनल पॉलिप, तो इसमें क्या होगा, पेरी ओरल और बक्कल म्यूकोजल क्या देखने को मिलेगी, पिगमेंटेशन देखने को मिल सकती है। वैक्यूम हेडेक फ्रंटल साइनस की वजह से होता है। स्फिनोपैलेटल गैंग्लिया के बारे में क्या बात गलत है, तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा में नहीं होता, स्फिनोपैलेटिन फोसा में होता है, टेरागोपैलेटिन फोसा में होता है। इसके बाद है कि अनकिनेट प्रोसेस इन द लैटरल वॉल ऑफ नोज, तो किसका पार्ट होता है, स्मार्ट बोन का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्यादा फॉलोइंग गैंग्लिया एसोसिएटेड विद द लैक्रिमेशन, तो सफीना पैलेटिन गैंग्लिया आ जाएगा। वीडियन नर्व्स सेक्शन किसके अंदर करती है, वीडियन नेरेक्टमी एक्सेसिव आर्टरी रिनाइनोरिया के अंदर करती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेजोमोटर रिनाइटिस के अंदर करती होती है। विच आर द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर आर यूज्ड फॉर द एलर्जिक रिनाइटिस एक्सेप्ट सम म्यूकोजल इंजेक्शन ऑफ सिलास्टिक इन द इंफीरियर टर्बिनेट। अब आपने कमेंट्स के अंदर बताना है कि ये चीज हम किस कंडीशन के अंदर करते हैं, ठीक है। इसके बाद है मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ एंट्रोकॉनल पॉलिप इन चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के अंदर अपने इंट्रानेजल पॉलिपेक्टमी करनी होती है। क्लियर। कार्डियोलक्स नहीं करना। आगे कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग द सेप्टल एब्सेस, सेप्टल एब्सेस की वजह से सीवियर एपिस्टेक्सिस वैसे नहीं हो सकती, बाकी बाकी सारी बातें तो ठीक है। सेप्टल एब्सेस की वजह से राइनोफाइमा हाइपरट्रॉफी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड की वजह से हो सकता है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द मेन करंट ऑफ एयर फ्लो इन अ नॉर्मल एयर कैविटी, तो मिडिल पार्ट ऑफ कैविटी इन द मिडिल मियटस इन द पैराबोलिक कर्व, तो इसको रट्टा मार लेना। नेक्स्ट है कि अमोक्सिलिन विद फॉर एक्यूट साइनसाइटिस, लेकिन अमोक्सिलिन देने के बावजूद भी सिम्टम वैसे के वैसे ही रहेगा, तो आपने क्या देना, क्लेवलिनिक एसिड भी देना, ऑगमेंटिन देना, ताकि इनहिबिटर को इनहिबिट कर सके। स्ट्रक्चर विच शो इंडेंटेशन इनटू द कैविटी ऑफ सफिनाइड साइनस, तो ये रट्टा मालो फ्रंटल बनासो ट्रायल जमिनल ये नहीं आती होती। नेक्स्ट है कि इन एवरेज अडल्ट द डिस्टेंस बिटवीन द ओपनिंग ऑफ सफिनाइड साइनस एंड द नेजल स्पाइन, तो वंस अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर तक होता है सफिनाइड और 7 से रट्टा मार लो। 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद द ब्लीडिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द नोज है, ओके, पुरुलेंट डिस्चार्ज भी हो रही है फ्रॉम द सेम साइड है, ओके। अब यूनिलैटरल फुल स्वेलिंग आगे पुरुलेंट डिस्चार्ज है, तो आपने क्या रट्टा मार लेना, फॉरन बॉडी को रट्टा मार लेना। उसके बाद आगे राइनोलिथ आगे नेजल में एसिड है, या यूनिलैटरल राइनोसाइनसाइटिस भी हो सकता है। नेजल पॉलिप डेवलप इन द पेशेंट विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस इंटॉलरेंस, इसको बोलते हैं हम सेंटरट्राइड बोलते हैं। फंगल साइनसाइटिस की वजह से, क्रोनिक राइनोसाइनसाइटिस की वजह से हो सकते हैं। इसके बाद एंट्रोकॉनल पॉलिप के बारे में क्या बात, ठीक है, मैक्सिलरी साइनस से ग्रो करता होता है और बेस्ट ट्रीटेड बाय द एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, और ये यूनिलैटरल होता है। इसके बाद है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज और करेक्ट अबाउट द नेजल पॉलिप, तो नेजल पॉलिप के बारे में क्या बात है, ठीक है, एथमॉइड साइनस से निकलता होता है, अनकिनेट प्रोसेस से निकलता होता है। इसके अलावा मोर कॉमन इन अडल्ट है। इसके बाद है कि फॉलोइंग पैरानेजल साइनस इज मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व इन द मैलिग्नेंसी, तो मैक्सिलरी साइनस है। एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर नेजल एंड द साइनस मैलिग्नेंसी, निकल, क्रोमियम और जिंक, ऑलमोस्ट वुड डस्ट, ओके, सॉरी, इसका जो है ना असल में यहाँ पे वुड डस्ट था, ये जिंक नहीं बनता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 है। इसके बाद है कि यूनिलैटरल सिंगल पॉलिप है और वो ब्लीड नहीं करा, व्हाट विल बी योर लाइन ऑफ मैनेजमेंट, तो आपने इंट्रानेजल मेनिंजल सील को देखना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट इन्वर्टेड पैपिलोमा, तो जो इन्वर्टेड पैपिलोमास में जो पॉलीपेटल मैस होते हैं एलर्जिक नेजल पॉलिप को रिसेंबल कर रही होती है। कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एथमोइडल मैलिग्नेंसी है, ओके, एथमोइडल मैलिग्नेंसी के बारे में क्या बात, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है कि मोस्ट ऑफ द एथमोइडल कैंसर कार्सिनोइड मैक्सिला की वजह से आ सकती है। इसके अलावा जो एथमोइडल कैंसर होते हैं मेनिंजाइटिस की वजह से मर जाते हैं। आगे आगे नेक्स्ट है कि राइट कैवर्नस साइनस के अंदर इन्फेक्शन कहाँ से नहीं आ सकता, क्या नहीं हो सकता, ओके, तो लॉस ऑफ पिपिलिटी लाइट रिफ्लेक्स ये नहीं हो सकता, ओके, अब ये वाला नहीं बनता।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्डरली डायबिटिक है, लेफ्ट साइडेड ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, लेफ्ट साइडेड मैक्सिलरी साइनसाइटिस है। ठीक हो गया। ऑर्बिटल एक्सुडेट के अंदर हाइफी देखने को मिल रही है। मोस्ट कॉमन जो फंगस होती है ना वो एस्परजिलस होती है, जो कि ये करवाती होती है। ठीक है, ब्रांचिंग आपको हाइफी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर ए सेपरेट हाइफी होते तो आपने म्यूकोर माइकोसिस राइजोपस का नाम लेना था। 61 की तरफ चलते हैं। ओके, 61 वाला एमसीक्यू है कि द स्पेस बिटवीन द बुला थमाडालिस एंड द अनकिनेट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम हाइटर सेमिलरिस बोलते हैं। आर्टरी विच टेक पार्ट इन द किसल बैक प्लेक्सस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो इंफीरियर लेबल आर्टरी पार्टिसिपेटिंग करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेजल सेप्टम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटिन बोन ये आपको इंक्लूड नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द नेसोफेरिंजियल कैंसर। तो यूनिलैटरल सीरियस ओटाइटिस मीडिया का ट्रीटमेंट चाहे रेडियोथेरेपी है, मेटास्टेसिस सर्विकल लिम्फ नोड होती है, एब्स्टेन बार से रिस्पॉन्सिबल है। तो सारी बातें ठीक है। अल्फा ऑप्शन ये ठीक नहीं बनता। ओके, तो उस पर कांट लगा दो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टिव वेनिंग लॉस है। ओके, फेशियल पेन द टेम्पोरोपैराइटल रीजन है, लोअर जाय एरिया, मोबाइल सॉफ्ट पैलेट इन द राइट साइड है। ओके, तो एक ट्राइड दिया हुआ है, इस ट्राइड को क्या बोलते हैं हम, ट्रोटर ट्राइड कहते हैं, ट्रोटर सिंड्रोम है। नेक्स्ट है ज्यादा फॉलोइंग पैरानेजल साइनस इज मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व इन द मैलिग्नेंसी। तो मैक्सिलरी साइनस आ जाएगा। मैक्सिलरी साइनस के रिलेशन के हिसाब से जो नेजो लैक्रिमल डक्ट होती है ना उसके कोर्स बताना है। तो जो नेजो लैक्रिमल डक्ट होती है ना वो एंटीरियर होती है। ओके, एज कम्पेयर टू मैक्सिलरी साइनस। इसके बाद अगर करंट ट्रीटमेंट वेंट्रोकॉर्नल पॉलिप, वेंट्रोकॉर्नल पॉलिप का जो करंट ट्रीटमेंट वेंट्रोस्कोपी साइनस है, लेकिन बच्चों के अंदर हमने अभी पढ़ा कि पॉलीपेक्टमी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 69 की तरफ से। ओपनिंग ऑफ द नेजो लैक्रिमल डक्ट इंफीरियर मियोटस के अंदर होती है। अच्छा, मिडल मियोटस के अंदर हम सुराख करते हैं डीसीआर के अंदर। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एक्यूट साइनसाइटिस। एक्यूट साइनसाइटिस का जो मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज होता है ना वो आपका एक्यूट रिनाइटिस होता है, राइनो वायरस की वजह से होता है। सर्फेस लैंडमार्क फॉर लोकेट द एंट्रम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो जो डोनाल्ड लाइन होती है ना वो किसके लिए होती है, डोनाल्ड लाइन होती है एंडोलिम्फेटिक सैक के लिए होती है। अगर ट्रेसमस ड्यू टू पेरिटोन्सिलर एब्सेस, तो मिडल टरागाटी मसल के स्पाज्म की वजह से होता है। लिम्फाइड टिश्यू वाल्डियरिंग के नेजोफैरिंक्स और ओरोफैरिंक्स दोनों के अंदर आपको देखने को मिलता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट फॉर द थमाइडल पॉलिप। तो अकर्स इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ, ये आपको देखने को नहीं मिलता है, या अडल्ट के अंदर देखने को मिलता है थमाइडल पॉलिप में। इसके बाद नेक्स्ट है कि मल्टीपल ब्रांचिंग नेजल पॉलिप है, इन शॉर्ट बायलैटरल थमाइडल पॉलिप है, ओपेसिटी पैरानेजल साइनसिस के अंदर। तो आपने एपिनेफ्रिन नहीं देनी होती, बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप दे सकते हो। ओके, ठीक है, एम्फोटेरिसिन भी एंटीहिस्टामिन नहीं दे सकते हो, लेकिन एड्रेनालिन नहीं देनी। इसके बाद 76 के साथ चलते हैं। 76 T3 या T3 जब आ गया तो आपने रेडियोथेरेपी और मैक्सिलेक्टमी करनी होती है। ठीक है, T3 में रेडियोथेरेपी और मैक्सिलेक्टमी करनी है उसके मतलब कार्सिनोमा के केस में। इसके बाद है कि ज़्यादा फॉलोइंग साइनसेस ड्रेन एंटीरियर टू द बेसल लैमेला। तो एंटीरियर टू द बेसल लैमेला तो इसमें आपके तीन साइनसेस है, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस और एगर नसाइज सेल, ये ड्रेन होती है एंटीरियर टू द। ठीक है, और जो पोस्टीरियर मॉडल सेल्स है ना ये पोस्टीरियर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद है कि ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट किसके लिए करते हैं, ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट मैक्सिलरी और फ्रंटल दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट किसके लिए होता है, बेस्ट हमारा मैक्सिलरी के लिए होता है। ओरोडेंटल फिस्टुला इज मोस्ट कॉमनली सीन आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट मोलर टीथ के एक्सट्रैक्शन के बाद आपको ओरोडेंटल फिस्टुला आपको देखने को मिल सकता है M1 के बाद। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एंट्रोकॉर्नल पॉलिप इन चिल्ड्रन। तो वंस अगेन बता दिया पॉलीपेक्टमी होती है। ठीक है, अडल्ट के लिए हमने पढ़ा था कि क्या होता है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है। पोस्टीरियर फंटिनली ऑफ द नोज, तो पोस्टीरियर फंटिनली ऑफ द नोज ये कहाँ पे पड़े होते हैं, मिडल मियोटस में पड़े होते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एटियोलॉजिकल रीजन पैरानेजल माइकोसिस। तो पैरानेजल माइकोसिस के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन हमारा एस्परजिलस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉमन साइट ऑफ सीएसएफ राइनोडिया, तो सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है ना यहाँ पे दो है। ओके, थमाइडल साइनस और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट दोनों से, लेकिन सबसे इससे ज़्यादा सबसे कॉमन है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट आती है। ठीक है, इसके बाद है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लीक इन द सीएसएफ राइनोडिया, तो वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट आ गया। सीएसएफ राइनोडिया डायग्नोस तो कैसे करोगे, बीटा 2 ट्रांसफरेंस से करोगे, बीटा 2 ट्रेस प्रोटीन भी होती है। चांसेस ऑफ मेटास्टेसिस आर हाईएस्ट इन कैंसर ऑफ, तो नेसोफेरिंजियल कैंसर के मेटास्टेसिस के चांसेस काफी ज्यादा होती है। रिकरेंट और रेसिडुअल कैंसर ऑफ नेसोफेरिंक्स आफ्टर द सुपर वोल्टेज रेडियोथेरेपी। ओके, अगर रिकरेंट कैंसर है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, ये सब चीज़ें करोगे, लाइक आपका इम्प्लांट भी, क्रायोथेरेपी भी, सर्जरी भी। इसके बाद है कि प्रोग्नोसिस ऑफ नेसोफेरिंजियल कैंसर किस कंडीशन में बेहतर होता है, केराटिनाइजिंग इधर प्रोग्नोसिस आपका रिलेटिवली अच्छा होता है। नेसोफेरिंजियल कोर्डोमा नोटोकॉर्ड से निकलते हैं, स्ट्रक्चर पासिंग द सुपीरियर एंड द मिडिल कंस्ट्रक्टर, तो ये ग्लोसोफेरिंजियल नर्व आ जाएगी। ओके, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर भी है स्टाइलोहाइड जिसको ग्लोसोफेरिंजियल सप्लाई करती है। मिडिल और इंफीरियर कंस्ट्रक्टर के दरमियान से कौन कौन से होते हैं, ओके, सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी और वेसल, यानी सुपीरियर लैरिंजियल वेसल और इंटरनल लैरिंजियल ब्रांच और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। नेक्स्ट है कि यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, मैस इन द चीक और एपिस्टैक्सिस, मैस इन द चीक है और एपिस्टैक्सिस है। 10 से लेकर 20 साल में आपको एंजियोफाइब्रोमा देखने को मिल सकता है। जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा कहां से निकलता है, स्फिनोपैलेटिन फोरामेन से निकलता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 94 चलते हैं। हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ नेजो कैसे करोगे, एक सीएन बायोप्सी, वैसे बायोप्सी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, लेकिन काफी ज्यादा करने के बावजूद आप एक सीएन बायोप्सी लेके काम चला लोगे। एंट्रल या होल में मिलर सेल आपको इसमें देखने को मिलेगा, नेजोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा आ जाएगा। ओके, नेजोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा के क्लिनिकल फीचर डोलिसेंट मेल होता है, एपिस्टैक्सिस देखने को मिलेगी, रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, तीन बातें ठीक है। नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा, वो पहले एंजियोफाइब्रोमा था, अभी कार्सिनोमा आ गया। ठीक है, तो इसमें ओरल कैविटी को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, नेजल कैविटी, ओरोफैरिंक्स, टिम्पैनिक कैविटी और ऑर्बिट इनको इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन एंजियोफाइब्रोमा तो क्या होती है, ओके, एंजियोफाइब्रोमा ऑफ नेजोफैरिंक्स। तो एंजियोफाइब्रोमा को ठीक करने के लिए क्या देते हैं, सॉरी 96 में मैंने रेडियोथेरेपी भी लिखा हुआ है, असल में ई आना था यहाँ पर, रेडियोथेरेपी इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ओके,
रेडियोथेरेपी नहीं आती, बिल्कुल सही है। ओके, सॉरी फॉर डैट। जो मल्टीपल ऑप्शन है ना, इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है देखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि सर्जिकल एक्ससीजन हम करते होते हैं, ठीक है। अभी द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एंजियोफाइब्रोमा। तो एंजियोफाइब्रोमा के बारे में क्या बात ठीक नहीं है। ओके, तो एंजियोफाइब्रोमा के बारे में इक्वल इंसिडेंस इन मेल में ज़्यादा होता है, इनकैप्सुलेटेड, ये बात भी गलत है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि थॉर्न वाल सिस्ट, ये नेजोफेरिंक्स के अंदर होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि नॉट फॉर ट्रू अबाउट नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। तो नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा के बारे में क्या बात ठीक नहीं है। तो ओकेजनल कैन मेटास्टेसिस एंड बेस्ट ट्रीटेड बाय द रेडिएशन थेरेपी, दोनों बातें गलत है। इसके बाद हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या चीज़ नहीं आती, डायलेटेड पीपल नहीं आता, मियोटिक पीपल आता है। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ रैप्डोमायोसार्कोमा ऑफ द हेड एंड नेक, जो रैप्डोमायोसार्कोमा के जो मोस्ट कॉमन साइड होती है ना, ओके, हेड एंड नेक के अंदर, वो ऑर्बिट के अंदर देखने को मिलती है, सबसे मोस्ट कॉमन। इसके बाद है नेसोफेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू रेटिनोइड कैन लीड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो साइनसाइटिस हो सकता है, सीरियस ओटाइटिस मीडिया हो सकती है, लेकिन प्रोप्टोसिस नहीं हो सकता है, क्लियर। इसके बाद नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा कैन प्रेजेंट विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो मैस इन द पैरोटिड तरह प्रेजेंट नहीं करता था, बाकी स्क्रीन सब चीज़ हो सकती है। फेरेंजियल बर्सा इज द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ थॉर्न वाल सिस्ट आएगा। डिनॉइड फेसिस के अंदर प्रोट्रूडिंग टंग नहीं आता, हम मुंह खोल के सोता वो। इसके बाद है कि डिनॉइड के बारे में क्या बात ठीक है, ठीक नहीं है। ओके, दे आर लाइन बाय स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइन नहीं होते। आगे एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ये आपको एडिनोटॉक्सिलेक्टमी के अंदर, नेसोफेरिंजियल इन्फेक्शन के अंदर ये सब फेंको, लेकिन पेरिटोन्सिलाइटिस की वजह से देखने को नहीं मिल सकती। ओके, 1-1 की तरफ जाते हैं। इसके बाद लैटरल वॉल ऑफ नोज से मैस निकाल नेसोफेरिंक्स में जा रहा होता है, ओके, ठीक है। रिपीटेड एपिस्टेक्सिस है, ओके। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट हिज मैनेजमेंट एक्सेप्ट ट्रांसपैलेटल अप्रोच, ये आपने यूज़ नहीं करनी होती, ठीक है। इसके बाद 1-1-11 की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ नेसोफेरिंक्स, तो नेसोफेरिंक्स का मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, रैप्डोमायोसार्कोमा होता है, ओके, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है कि जुवेनाइल नेसोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा किसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इम्यूनोथेरेपी रिस्पॉन्ड टू फॉलोइंग मोडालिटीज और ट्रीटमेंट एक्सेप्ट, ओके, इम्यूनोथेरेपी को नहीं करता होता। इसके बाद है कि 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, माउथ ब्रीदिंग, एडिनॉइड आपका डायग्नोसिस हो देगा, तो आपने एडिनॉइडेक्टमी या तो ग्रोमेट इंसर्शन ये आपने करनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि राइनोलिलिया कोलोसिस एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो ये पैलेटल पैरालिसिस की वजह से नहीं होता, अगर पैलेटल पैरालिसिस है तो उसकी वजह से राइनोलिलिया पलटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओरल कैविटी के अंदर ओरोफेरिंक्स, इसोफेगस, ओके। पहले हम पढ़ लेते हैं हैंड फुट माउथ डिजीज, ओके। तो हैंड फुट माउथ डिजीज किसकी वजह से होती है, कॉक्सिकी वायरस की वजह से देखने को मिल सकती है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग लीन इन द ओरल कैविटी एज अ मैलिग्नेंट पोटेंशियल, ओके। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, इथरोप्लेजिया, इसका मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है, ठीक है। यहाँ पे ल्यूकोप्लेकिया भी आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ विकम स्ट्राई इन द ओरल कैविटी, तो जो विकम स्ट्राई होती है ये आपको देखने को मिलता है लाइकन प्लेनस के अंदर देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ ल्यूकेमिया एक्सेप्ट, तो ल्यूकेमिया के अंदर क्या चीज नहीं है, ल्यूकेमिया के अंदर सब म्यूकोजल फाइब्रस बैंड विद द ब्रांचिंग ऑफ म्यूकोजा, तो वो तो सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस होता है, उसकी वजह से नहीं होता, ओके। ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ एचआईवी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो एचआईवी के अंदर, ओके, बकल स्ट्राइए फॉर्मिंग अ लेसिंग पैटर्न, ये देखने को नहीं मिलता। अब आपने ये बताना है कि ये पैटर्न आपको किस कंडीशन में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन साइड मेलानोमा इन द ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी में मेलानोमा कहाँ पे होता है, ओके, हार्ट पैलेट और मैक्सिलरी जिंजावा में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्लम्बर विंसन सिंड्रोम में क्या नहीं आएगा, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम में आपका हेमाटोमेसिस नहीं आती होती, क्लियर। इसके बाद है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट फ्रेंचो कंजक्टिवल फीवर साइटोमेगालो वायरस की वजह से नहीं होता, बल्कि किस वजह से होता है, हमारा एडिनो वायरस की वजह से होता है। इसके बाद है कि ऑल आर ट्रू अबाउट हर्बन जाना, तो ये हर्बन जाना हर्पी सिम्प्लेक्स की वजह से नहीं होता, कॉक्सिकी वायरस की वजह से देखने को मिलता है, ओके। नेक्स्ट है कि टेस्ट बड और एब्सेंट, तो टेस्ट बड किसके अंदर होती है, एप से बनता है, एप से क्या होगा, फिलीफॉर्म है, लीफ के अंदर आपको टेस्ट बड नहीं होता। इसके बाद है कि ओके, कलेक्शन ऑफ पस इन द, जो पस होती है कौन में, कहाँ पे जमा होती है, पेरिटोन्सिलर स्पेस के अंदर जमा होती है, ओके, पेरिटोन्सिलर एब्सेस भी कहते हैं इसको। आगे स्ट्रक्चर पासिंग द अपर बॉर्डर सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल बेस ऑफ द स्कल, तो फोरामिना मोरगैग्निस में से कौन सा स्ट्रक्चर पास नहीं करता, तो इसमें टेंसर टिप्पणी पास नहीं करता, बाकी लिवेटर पैलेटिनी यूस्टेशन ट्यूब असर्निंग पैलेटिन आर्टरी पास करती है, ओके। डीप नेक इन्फेक्शन के अंदर कौन सी इन्वेस्टिगेशन सबसे बेस्ट होती है, ओके, ठीक है। तो डीप नेक डायसेक्शन के अंदर आपने क्या करनी होती है, आपने सिटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट ये करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। मैच द मसल विद नर्व सप्लाई, तो जो स्टाइलोहाइड है मैं ऐसे बता दें, तो स्टाइलोहाइड को सप्लाई करने वाली फेशियल होती है, स्टाइलोफरेंजियस को सप्लाई करने वाली, ओके। स्टाइलोफरेंजियस एक ही मसल है जिसको सप्लाई करती है, वो हमारा फेरेंस का, वो हमारा ये ग्लोसोफेरेंजियल है। इसके अलावा जो पैलेटोग्लोसिस होता है ना, अच्छा मैं इनको मिला भी देता हूँ। अच्छा, स्टाइलोहाइड है ना, स्टाइलोहाइड ये क्या होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन थर्ड है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं स्टाइलोफरेंजियस, और स्टाइलोफरेंजियस का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ओके, 9th ग्लोसोफरेंजियल आ जाती है। फिर चार्ली की तरफ आ जाते हैं। चार्ली का जो बेस्ट ऑप्शन है ना, वो हमारा 12वीं नर्व होती है, स्टाइलोग्लोसिस यानी टंग का मसला, और जो पैलेटोग्लोसिस आपका कौन सी नर्व होती है, 11वीं नर्व के जरिए, हालांकि वेगस सप्लाई करती होती है। नेज़ोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा में चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, राइनोलिलिया क्लोज आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। जबकि अपर्टा आपको क्लेफ्ट पैलेट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि विच आर द फॉलोइंग लीजन इज प्री कैंसरस, जो प्री कैंसरस लीजन है इसमें आपको कौन सी देखने को मिलेगी, ओके। इससे ज़्यादा लीजन है, इथ्रोप्लेकिया भी होती है, लिकोप्लेकिया भी होती है, इसके अलावा सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस भी आपको देखने को मिल सकती है, लाइकन प्लेनस भी आपको देखने को मिलेगी, ये नहीं है बस। इसके बाद है कि जो हमारा फ्रोडिस सपोर्ट है, फ्रोडिस सपोर्ट क्या होते हैं, रिप्रेजेंट द एक्टोपिक सेबेशियस ग्लैंड, और नॉर्मल वेरिएंट होते हैं।
ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि 18 से लेकर 22 के अंदर आपने स्टेटमेंट करनी है, ठीक है, यानी वो एक देगा स्टेटमेंट देगा, आपने बताना है। तो यहाँ से आपको बता दूंगा। ओके, वाइट येलो सपोर्ट ओवर द टॉन्सिल नॉट इजी टू वाइप आउट। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? केराटोसिस फेरेंजाइटिस को इंडिकेट करते हैं। ओके, तो 18वें का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? 18वें का बेस्ट ऑप्शन चार्ली होगा। इसके बाद एटिपिकल लिम्फोसाइट फ्रैक्चर्स मोनो न्यूक्लियसिस के अंदर देखने को मिलता है, तो उसका बेस्ट ऑप्शन अल्फा होगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी विद सप्लीनोमेगाली है। ओके, तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये भी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस है। पेलाइटल पैरालिसिस ये आपको डिफ्थीरिया की वजह से देखने को मिल सकती है। बेस्ट ऑप्शन इज द एलिफेंट। ओके, तो 21 का बेस्ट ऑप्शन एलिफेंट होगा। बाकी 22 के अंदर जाती है जिंजिवाइटिस टोमेटाइटिस अल्सरेशन ऑफ टॉन्सिल है, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये देखने को मिलेगा आपको विंसेंट एंजाइना में, ठीक है। जिंजिवाइटिस टोमेटाइटिस जिसको अल्सरेटिव नेक्रोटाइजिंग जिंजिवाइटिस कहती होती है। इसके बाद मोस्ट कॉमन साइड ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ओरल टंग, तो टंग के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो कैंसर की जो साइड होती है ना, वो लैटरल बॉर्डर होती है। उसके बाद आके ग्रोथ इन द बकल म्यूकोजा है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का ग्रेटर डायमेंशन, मल्टीपल नोट्स इन द एप्सिलैटरल साइड ऑफ सब मैंडिबुलर रीजन है, लेकिन कोई भी नोट 3 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं है। ओके, व्हाट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है? तो इसका बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी नहीं करोगे, रेडियोथेरेपी टू द प्राइमरी या सर्जिकल एक्ससीजन ऑफ द प्राइमरी ग्रोथ ही आप करोगे। बेस्ट ऑप्शन इज दिस। एक मिनट, ये भी देख रहे हैं, सर्जिकल एक्ससीजन ऑफ ग्रोथ सुप्रा ओमोहाइट नेक डाइसेक्शन पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी। आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा, ये काटना पड़ेगा। 24 का डेल्टा ऑप्शन है। ओके, बाकी 25 की तरफ चलते हैं। 25 है क्या? द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जेनकर डायवर्टिकुलम इज करेक्ट एक्सेप्ट। तो क्या बात ठीक नहीं है जेनकर डायवर्टिकुलम के बारे में कि रिगर्जिटेशन ऑफ डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड? सॉरी, मुझे इसका ये ऑप्शन नहीं लग रहा, मुझे इसका ट्रैक्शन के बजाय ये पल्शन डायवर्टिकुलम होता है, मुझे ये लग रहा है। इसके बाद है कि द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ इसोफेगस, तो इसोफेगस का जो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है ना, वो हमारा लियोमायोमा होता है। इसके बाद है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसोफेजियल कैंसर, तो इसोफेजियल कैंसर जो मोस्ट कॉमन है वो भी हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और लियोमायोमा आपने नोट कर लेना। रेडियोग्राफिक फाइंडिंग ऑफ कार्डियक एक्लेजिया इंक्लूड आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें आपको डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म नहीं देखने को मिलेगा। बाकी रेटल अपीयरेंस इसोफेजियल डायलेटेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिंक करने के बाद ड्रिंक के बाद सीवियर वॉमिटिंग और चेस्ट पेन है, ठीक है, एक्सरे के अंदर हाइड्रोनिमोथोरेक्स है, कोई ना कोई इसोफेगस का कोई स्ट्रक्चर फट गया है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ब्यूर हेव सिंड्रोम कहते होते हैं, क्योंकि अगर हाइड्रोनिमोथोरेक्स आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंजल मैथ जो कि टॉन्सिल को डिस्प्लेस करा, टॉन्सिल फोर्स को मीडियली करा विद पल्सेशन ऑन द इंट्राओरल पाल्पेशन। ओके, तो ये क्या होगा? पल्सेशन है तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का एन्युरिज्म है। एयर एक फॉलोइंग द टॉन्सिलेक्टमी, तो रेफर्ड हो जाता है किस नर्व के जरिए? क्लोसोफेरिंजियल नर्व के जरिए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर सब म्यूकोजल क्लेफ्ट पैलेट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो सब म्यूकोजल क्लेफ्ट पैलेट के अंदर क्या नहीं आएगा? तो इसके अंदर रट्टा मालेना के कॉमन एसोसिएशन विद द क्लेफ्ट लिप है, ठीक है, ये नहीं आपको देखने को मिलता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। ओके, 33 में क्लोसोफेरिंजियल न्यूरालजिया इज एसोसिएटेड विद कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसमें प्रोक्सिमल अटैक हो सकती है, ठीक है, पेन रेडिएट हो सकता है। क्लियर। बाकी स्वेलिंग टाकिंग प्रेसिपिटेट करती है, इट इज यूजुअली अ बायलैटरल कंडीशन, ये बात ठीक नहीं है। ओके, यूनिलैटरल होता है। उसके बाद 34 की तरफ मेन ब्लड सप्लाई टू द टॉन्सिल, तो टॉन्सिल की तरफ आती है टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, ठीक है, तो 34 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली होगा। इसके बाद है कि क्विंसी के अंदर जो पास होती है ना, वो कहाँ पड़ी होती है? अब रिलेशनशिप पूछ रही है पेरिटॉन्सिलर स्पेस का। ओके, क्लियर। तो जो पेरिटॉन्सिलर स्पेस होती है ना, ये मीडियल टू द सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, मीडियल टू द सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर है। 36 के चलते हैं पल्सेटाइल स्वेलिंग इन द टॉन्सिलर फोसा, तो पल्सेटाइल स्वेलिंग इन द टॉन्सिलर फोसा तो क्यों हो सकती है? एन्युरिज्म और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एटियोलॉजी ऑफ ऑटोजेनिक पैराफिंजियल एब्सेस, तो ऑटोजेनिक पैराफिंजियल एब्सेस किस कंडीशन की वजह से आ सकती है? तो बेस्ट ऑप्शन है स्प्लिटोसाइटिस है। ओके, आगे है ट्रीटमेंट ऑफ स्टेज 3 कार्सिनोमा ऑफ ओरल टंग, तो इसमें आपने क्या करना है? स्टेज 3 के अंदर आपने वाइड एक्ससीजन विद सुप्रा ओमोहाइट नेक डायसेक्शन और पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी, पहले भी आ चुका है ये वाला। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि स्पेस प्राइमरी इन्वॉल्व विद लुडविक एंजाइना, तो लुडविक एंजाइना के अंदर सबमैंडिबुलर स्पेस इन्वॉल्व होती है, इसमें सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर, इसके अलावा आपको सबमेंटल स्पेस भी आपको देखने को मिलती है। क्लियर, तो ये तीनों आ जाएगी। 40 की तरफ चलते हैं। 40 में स्नोरिंग के किस वजह से नहीं हो सकता? ओके, तो स्नोरिंग पेप्लोमाटोसिस की वजह से नहीं होता, बाकी इन सब कंडीशन की वजह से स्नोरिंग हो सकता है। बाकी मैस ऑफ लिम्फ नोड इन द अपर सर्वाइकल रीजन है। ओके, अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट डू नॉट रिवील एनी ट्यूमर है, स्मोकिंग है करता है वो, ठीक है, तो स्मोकिंग की वजह से। ओके, तो आपने क्या करना है? नेक्स्ट डायग्नोस्टिक स्टेप है, आपको बायोप्सी वगैरह लेनी है, तो एफएनएसी आपने परफॉर्म करना है। इसके बाद क्या द फॉलोइंग कॉजेज ग्रे मेम्ब्रेन ऑन द टॉन्सिल, तो मेम्ब्रेन किस वजह से देखने को नहीं मिलेगी? ओके, लुडविक एंजाइना की वजह से, विंसेंट एंजाइना की वजह से मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट आगे 43 की तरफ चलते हैं। ओके, 43 है कि 30 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विद ट्रिस्मस है, फीवर है, स्वेलिंग है। ओके, जो कि टॉन्सिल को पुश कर रही है और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के पीछे से जा रही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ थर्ड मोलर टीथ है, डेंटल केरीज है, तो पक्के ठक्के निशानी पैराफेरेंजियल एब्सेस को सारा इंडिकेट करा है। आगे चलते हैं 44 की चलते हैं। 45 में 3.5 सेंटीमीटर लिम्फ नोड इलाजमेंट है, जो कि हार्ट थी सब प्रेजेंट इन द सबमैंडिबुलर रीजन है। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लिम्फ नोड साइज इलाजमेंट है, सॉरी मैं कुछ और ही बैठा लिम्फ नोड पढ़ा मैंने। ओके, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? करेगा नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करनी है? ट्रिपल एंडोस्कोपी वगैरह परफॉर्म करनी है लुडविक एंजाइना को एक्सक्लूड करने के लिए। इसके बाद एक लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू लार्ज टॉन्सिल एंड एडिनोइड, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से कोर पल्मिनल हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। टॉन्सिल डेवलप फ्रॉम द टॉन्सिल होती है, ये सेकंड से निकलते होती है। नेक्स्ट है कि टॉन्सिलेक्टमी है। ओके,
उसको काफ़ी ज़्यादा फीवर है, तो आपने क्या करना है, टॉन्सिलेक्टमी कभी भी एक्यूट के अंदर नहीं करते होते, क्लियर। तो आपने सर्जरी करनी है, तीन हफ्तों तक कैंसर कर देनी है। इसके बाद अगर फ्लोरिड सपोर्ट होती है, कहाँ से निकलती होती है, सिबेशियस ग्लैंड के रेमिनेंट होते हैं, क्लियर। तो हमारा ये भी कवर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड वाला टॉपिक। तो ये थोड़े से एमसीक्यू जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल स्लाइवा कितना होता है, 1 लीटर से लेकर 1.5 होता है। मेजर अमाउंट ऑफ स्लाइवा, ओके, मेजर अमाउंट ऑफ स्लाइवा जबकि स्लाइवरी ग्लैंड की स्टिमुलेशन नहीं हो रही थी, तो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वापस सबमैंडिबुलर ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा होता है, वरना आमतौर पर पैरोटिड ज़्यादा कंट्रीब्यूट, वैसे सबमैंडिबुलर भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। एक्सेसिव स्लाइवेशन इज कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो जो डायबिटीज इंसिपिडेंस इसकी वजह से स्लाइवेशन के ऊपर कोई इफेक्ट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा या कम हो सकती है। जीरोस्टोमिया कैन बी कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो जीरोस्टोमिया होता है ये सेरेब्रल पाल्सी की वजह से नहीं हो सकता। नॉन न्यूप्लास्टिक नॉन इन्फ्लेमेटरी इन्लार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को ये जो इन्लार्जमेंट होती है ना, वैसे इस कंडीशन को सिंपल पैरो पैराटोमेगाली बोलते हैं, पैराटोमेगाली। चलो, इसके बाद है कि जो शॉगरेन सिंड्रोम है, शॉगरेन सिंड्रोम के बारे में क्या बात ठीक है, तो शॉगरेन सिंड्रोम होता है ना, शॉगरेन सिंड्रोम, ओके, दोनों बातें ठीक है कि ऑटोइम्यून है, इसके अलावा कोलेजन डिसऑर्डर एसोसिएटेड होता है। इसके बाद देखिए स्लाइवरी कैलकुलाई कितने परसेंट देखने को मिल सकती है, तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ओके, 80% तक देखने को मिल सकता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर, ओके। इसके बाद अगर बात परसेंटेज ऑफ कैलकुलाई इन द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि ट्रांसल्यूसेंट होती है, तो जो ट्रांसल्यूसेंट होती है वो 20% होती है, यानी 80 में से भी जो 20% है वो ट्रांसल्यूसेंट होती है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, नाइन्थ की तरफ जाते हैं। नाइन्थ में है कि यूनिलैटरल पैरोटिड की स्वेलिंग है, ब्लूइश ओवरलाइंग स्किन है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लूइश ओवरलाइंग स्किन है, और जो स्वेलिंग बढ़ जाती है जब बच्चा रोता होता है, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोसिस इज द हेमेंजियोमा, ओके। ब्लूइश क्यों होती है, साइनोसिस की वजह से होती है, कोई कंप्रेस हो रहा होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लियोमॉर्फिक एड्रीनोमा, तो प्लियोमॉर्फिक एड्रीनोमा पैरोटिड ग्लैंड से निकलता होता है, ओके। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड, तो वो कौन सा कैंसर होगा आपका, ओके, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, बुक में वैसे इसको फॉलो किया हुआ है, फिर भी चेक कर लेना, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। इसके आगे भी ज़्यादा फॉलोइंग मैलिग्नेंट स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर जिसकी पेरीन्यूरल इन्वेजन होती है, तो जो पेरीन्यूरल इन्वेजन होती है ना, असल में इसी की होती है, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा की होती है, ओके, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ओके, विच आर द फॉलोइंग पैरोटिड मैलिग्नेंसी जिसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, तो हमारा होता है एक्टिनिक सेल कार्सिनोमा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी इज एडिक्वेट इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो किसमें नहीं करोगे, इसमें एडिनो कार्सिनोमा के अंदर नहीं करते, ओके। फ्राई सिंड्रोम का गस्ट्रेटरी स्वेटिंग होती है, ओके, अबेरेंट क्रॉस इनर्वेशन की वजह से होती है। सार्कोइडोसिस किस कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा, सार्कोइडोसिस सिर्कम ओरल एडिमा के अंदर नहीं होगा, ओके। अब आई थिंक लैरिंग्स और ट्रैकिया वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि अच्छे खासे एमसीक्यू है, 68 लेवल के, इतने ज़्यादा भी एमसीक्यू नहीं है, ओके। आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला एक रिकॉर्ड कार्टिलेज, रिकॉर्ड कार्टिलेज कहाँ से निकलता है, 6 आर्च से निकलता है, ओके, कहाँ से निकलता है, 6 आर्च से निकलता है। सेंसरी नर्व सप्लाई अबव द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड, तो सुपरा लैरिंजियल नर्व होती है। थायराइड का एंगल मेल के अंदर कितना होता है, 90 तक आपको देखने को मिलता है, क्लियर। इसके बाद है फोर्थ है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग लैरिंजियल कार्टिलेज अंडर को कैल्सिफिकेशन, तो एपिग्लोटिस की कैल्सिफिकेशन नहीं होती क्योंकि लास्टिक कार्टिलेज है, बाकी जो एक्ट है मेमोनिक उसको आपने रट्टा मार लेना। आगे एवरेज रिस्पिरेटरी डेड स्पेस 150 ml होती है। आगे जो फॉलोइंग लैरिंजियल मसल और एडक्टर, एडक्टर कौन सा नहीं है, एबडक्टर कौन सा, एबडक्टर हमारा पोस्टीरियर क्रिको रेटिनोइड है जिसको लाइफ सेविंग मसल कहते हैं। पैरालिसिस ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, तो जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का जो, ओके, तो पैरालिसिस है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की, क्रिकोथायरॉइड के आगे पैरालिसिस नहीं कराएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड, तो जो टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड है वो क्रिकोथायरॉइड आ जाएगा। इसके बाद है कि डायग्नोसिस ऑफ कंजेनिटल सबग्लोटिक स्टेनोसिस, खासतौर पर न्यू प्री मैच्योर न्यूनेट के अंदर 3 mm को देखना है। ट्रैकियोस्टमी जो होती है कट डाउन कर देती है, 30 से 50% तक कट देती है। इसके बाद है कि इंस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, कंजेनिटल सबग्लोटिक स्टेनोसिस बनाना है 4 mm तक, ठीक है, न्यूली बोर्न इन्फेंट के अंदर। एंटीरियर पोस्टीरियर साइज ऑफ ग्लोटिस इन द मेल, तो 24 मिलीमीटर होता है। टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द वोकल कॉर्ड, तो नॉन केराटिनाइजिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्वीमस एपिथेलियम होती है। 40 तक होते हैं, 40 में लैरिंजियल कैविटीज आपको नॉर्मल पर्सन में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर एब्सेंट होगी तो पोस्ट रिक्वायर्ड कार्सिनोमा, रेनिकी इज रिस्पांसिबल फॉर डिफ्यूज पॉलीपैड जनरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, फोनेशन एंड डिस्फोनिया प्लाइका वेंट्रिकुलरिस, तो फाल्स वोकल कॉर्ड की वजह से होती है। बेस्ट वे टू डायग्नोस लैरिंजियोमलेशिया, तो फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लैरिंजियोस्कोपी करनी है। द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लैरिंजियोमलेशिया एक्सेप्ट है, ओके, 50 ऑफ द, ओके, तो 50% ऑफ द पेशेंट रिक्वायर्ड सर्जरी। लैरिंजियोमलेशिया के अंदर कोई सर्जरी नहीं करनी होती है, वैसे आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है। लैरिंजियल वेब मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होता है, तो किस रीजन को इफेक्ट करते हैं लैरिंजियल वेब, तो ग्लोटिस वाले एरिया को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके, 20 वाला। 20 में है कि स्ट्राइडर है, हॉर्सनेस ऑफ क्राइस है, तो कौन सा डायग्नोसिस नहीं हो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस आर पॉसिबल एक्सेप्ट, तो जो लैरिंजियोमलेशिया है, हाँ, स्टार्टर को देख के न्यूबॉर्न बेबी को देख लगता है कि लैरिंजियोमलेशिया, लेकिन हॉर्सनेस नहीं होती इसके अंदर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अफेक्ट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लैरिंक्स, तो जो ल्यूपस होती है एंटीरियर पार्ट को अफेक्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से एंटीबायोटिक और चॉइस फॉर एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, तो वो सेफलोस्पोरिन आ जाएगी। ओके, एपिग्लोटाइटिस के अंदर आपने क्या करना, एयरवे को आपने सिक्योर करना था सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर स्टेज 1 कार्सिनोमा, तो उसमें रेडियोथेरेपी आपने करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि, ओके,
अब ओपीडी में गया है विद द कंप्लेंट ऑफ हॉर्सनेस फॉर द पास्ट 2 ईयर, क्रॉनिक स्मोकर है, रेडिश एरिया ऑफ म्यूकोजा। ओके, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो मैनेजमेंट में क्या नहीं आएगा, बायोलेटरल प्रोडक्ट में नहीं आएगी, बाकी ये कैंसर का बता रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट के बाद रिमूविंग का लैरिंजल ट्यूमर विद CO2 लेजर है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, आपने एंडोट्रैकियल ट्यूब को रिमूवल करनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर जुवेनाइल, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। ओके, आगे लैरिंजल पैपिलोमा के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो प्री मैलिग्नेंट नहीं होता है। लैरिंजोसिल अराइज फ्रॉम द लैरिंजल सैक्यूल आर्टरी का हॉर्सनेस, ये किस्म होती है ग्लोटिस कैंसर में देखने को मिलते हैं। सब सुप्राग्लोटिक कैंसर के बारे में क्या बात है, कार्डियो सिप्टम हॉर्सनेस ये नहीं होती। ओके, बाकी मोस्ट अग्रेसिव होती है, नोडल मेटास्टेसिस होती है, सुप्राग्लोटिक वाले में एपिग्लोटिस का इन्वॉल्व करते हैं। अब पेशेंट इज हैविंग अ कार्सिनोमा ऑफ लैरिंग्स है। ओके, ठीक हो गया। द मोस्ट लाइकली जो अदर एरिया जिसके अंदर प्राइमरी या सिंक्रोनस सेकंड प्राइमरी हो सकता है, तो वो कार्सिनोमा ब्रोंकस हो सकता है। चांसेस ऑफ सर्वाइकल मेटास्टेसिस आपके सुप्राग्लोटिस में काफी ज्यादा होती है। हाई सेंसिटिविटी ऑफ डिस्टेंस मेटास्टेसिस, लैरिंक्स का जो कैंसर ऑफ लंग्स के बाद ज्यादा होता है। इन कैंसर पेरिफॉर्म फोर्सा जो पेन होता है ना, रेफर्ड होता है कान की तरफ, तो वो 10th नर्व की वजह से होता है। क्लियर। इसके बाद देखिए तो फोनेशन होती है। ओके, इसोफेजियल स्पीच में इन केस ऑफ लैरिंजेक्टमी तो कैसे प्रोड्यूस होती है, फ्रेंजोइसोफेजियल सेगमेंट से प्रोड्यूस होती है। क्लियर, फ्रेंजोइसोफेजियल सेगमेंट से प्रोड्यूस होती है। उसके बाद देखिए जो टाइप 1 थायरोप्लास्टिक मीडियलाइजेशन है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 या टाइप 4 है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोस कार्सिनोमा ऑफ लैरिंक्स, सर्जरी आ जाएगा। वेंट्रिकुलर मॉर्गेग्नी ट्रू फास्ट वोकल कॉर्ड की दिन में पड़ी होती है। ओके, मल्टीपल पैपिलोमा विद हॉर्सनेस वाइस और स्लाइड डिस्ट्रेस है। ओके, पैपिलोमा और इन्वॉल्विंग द ग्लोटिस, तो आपने क्या करना, माइक्रो लैरिंजोस्कोपी करनी और एक्ससीजन करनी है। नेक्स्ट है बेस्ट लेजर फॉर मल्टीपल लैरिंजल पैपिलोमा, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। एक्सटर्नल लैरिंजोसेल के बारे में क्या बात ठीक नहीं है। हार्डियर्स टू द क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि विच नेक्स्ट एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन फंक्शनल एफोनिया, तो फंक्शनल एफोनिया दोनों वोकल कोड इन्वॉल्व करता है। ओके, वोकल कोड फील टू अटैक ऑन फोनेशन, लेकिन काफी में कर जाती है। तीनों बातें ठीक है। स्टीपल्सन आपको देखने को मिलता है कि लैरिंजोट्रैका ब्रोंकाइटिस के क्राउड में देखने को मिल सकता है। क्लियर। इसके बाद है कि ब्रोंकियल ड्यूरिंग लेजर ट्रीटमेंट ऑफ बिनाइन लैरिंजल ट्यूमर है, तो आपने क्या करना है, तो वो क्या नजर आए, इग्निशन ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब नजर आई है, तो आपने एंडोट्रैकियल ट्यूब को निकाल देना, ब्रोंकोस्कोपी करनी और एस्टैब्लिश करना गिरवे को। इसके बाद नेक्स्ट है कि थ्रॉट पेन है, इजी फटीगेबिलिटी ऑफ वॉइस है। ठीक है, मेल्स के अंदर। ठीक है, और वो बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रही है, लेकिन आपको ट्रायंगुलर गैप देखने को मिल रहा है। ट्रायंगुलर गैप है तो ये किसमें है, इंटररेटिनॉइड में, तो आपको फोनेस्थीनिया में देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक आपको इलिप्टिकल गैप भी देखने को मिल सकता है, वो थायरोरेटिनॉइड की वजह से होता है, लेकिन इंटररेटिनॉइड की वजह से ट्रायंगुलर गैप आ जाएगा। ओके, कॉन्टैक्ट अल्सर के बारे में क्या बात ठीक है, कॉन्टैक्ट अल्सर के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो कॉमन साइटिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ जंक्शन, ये जो साइट होती है ना, ओके, ये जो साइट होती है ये आपकी वोकल नोड्यूल की साइट होती है। ओके, क्लियर। बाकी कैन बी कॉज बाय इंट्यूबेशन इंजरी, जर्ड इज अ कॉजेटिव फैक्टर। ओके, क्लियर। तो आप आगे चलते हैं, ये आपको पोस्टर एरिया में देखने को मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि फॉरेन बॉडी के अंदर क्या चीज़ें which are the following is indicative of foreign body of tracheobronchial tree, तो उसमें तीनों चीज़ आ जाती है। एक्सरे ऑफ चेस्ट विद हाइपरइंफ्लेटेड लंग, यूनिलैटरल एटिलेक्टिस, ये तीनों चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी है। ओके, वेजिटेटिव इज लेस डेंजरस, वेजिटेटिव वाली बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। मोस्ट कॉमन कंजेंटल नॉर्मली ऑफ लैरिंज, तो लैरिंजोमलेशिया है। हाइपोथायरॉइडिज्म कैन कॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से ड्राइनेस ऑफ माउथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद ब्लूम सिंगर प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रैकियल ईयर को टारगेट करने के लिए, एसोफेगस में, फॉर ईयर प्रोडक्शन, वॉइस प्रोडक्शन, सॉरी। स्मोकिंग की वजह से विच आर द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, तो रेड की डीमा एसोसिएटेड होता है स्मोकिंग से। इसके बाद नेक्स्ट है कि रिकरेंट रेस्पिरेटरी पैपिलोमाटोसिस के अंदर क्या करना है, रिकरेंस को प्रिवेंट करना है। ओके, विच मेथड प्रिवेंट रिकरेंस, तो यहाँ पे बुक में कौन सा मेथड लिखा हुआ है चेक करके बता रहे तो आपको। क्लियर। बिसाइड सर्जरी, रिकरेंस का यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ऐसे ही। ओके, रिकरेंस इज कॉमन, ऑलमोस्ट सब में ही रिकरेंस आपको देखने को मिलती है, लेकिन जो होती है ना हमारी डीप ब्राइडर होती है ना, एम ऑफ थेरेपी इज टू मेंटेन गुड एयरवे, प्रिजर्व एवाइस एंड अवॉइड रिकरेंस, तो वो डीप ब्राइडर वाली टाइप बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, लेकिन डीप ब्राइडर यहाँ पे भी आ गया। नेक्स्ट है कि ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डाली गई है लेकिन ब्लॉकेड हो गया, तो आपने क्या करना, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को निकाल देना अगर ब्लॉकेड हो गया। इसके बाद है कि गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जिकल प्रोसीजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ एस्पायरेशन, तो आपने ट्रैकल की डाइलेशन करनी है, परमानेंट ट्रैकियोस्टोमी क्रिएट कर देना। इसके बाद नेक्स्ट है कि ड्राइडर डिस्निया है। ओके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है और आपको 3 मिलीमीटर ग्लोटिक ओपनिंग देखने को मिल रही है, यानी सब ग्लोटिक स्टेनोस है, तो आपने टेफ्लॉन के इंजेक्शन कभी भी नहीं करनी। इसके बाद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, पैकीडर्मल लेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, पैकीडर्मल लेनिंजाइटिस की वजह से आपको कॉन्टैक्ट अल्सर वगैरह देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 59 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। ओके, तो एक हाइपर कैराटोटिक स्किन लीजन प्रेजेंट विद इन द एंटीरियर 2/3 ऑफ द वोकल कॉर्ड, ये बात ठीक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इमरजेंसी में वाइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, मल्टीपल जुवेनाइल पैपिलोमाटोसिस है, तो आपने क्या करना है, पहले हमने ट्रैकियोस्टोमी करनी है, एयरवे सिक्योर करना है, फिर आगे आपने ट्रीट करना है उसको, आगे सर्जरी करनी है। नेक्स्ट है कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस 4 दिन से मैकेनिकल वेंटिलेशन पे अभी तक ओरोट्रैकियल इंट्यूबेशन है, ठीक है, लेकिन उसको सीवियर ट्रैकियल स्टेनोसिस हो गया, तो आपने नेक्स्ट क्या करना है, ट्यूब को निकालना है। ओके, और स्टेरॉइड्स देनी है। लारिंजियल सील अराइजेस फ्रॉम द सैक्यूल से निकलता होता है। ओके, बट फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस तो कितना का 250 नैनोमीटर का यूज मिलीमीटर का यूज होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 में 64 में कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आर फॉलोइंग द अटैक ऑफ डिप्थीरिया,
ओके। तो राइट वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस आपको देखने को मिल रही है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? ट्रीटमेंट वेट फॉर स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो, यानी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आपने करना है। डिप्थीरिया का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, कि अगर डिप्थीरिया की हो गया, बाकी डिप्थीरिया को आपने ठीक कर लेना एंटीटॉक्सिन वगैरह देकर। नेक्स्ट है केस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ लैरिंक्स विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटीरियर कॉमिशर और पेरिकॉन्ट्रैक्टस हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना, मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा पेरिकॉन्ट्रैक्टस में, तो आपने क्या करना, पहले लेरेंजेक्टमी करनी है, फिर आपने पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी वगैरह परफॉर्म करवानी होती है। ओके, क्लियर। इसके बाद एक लैरेंजियल सील राइजेस इन द herniation ऑफ लैरेंजियल म्यूकोसा थ्रू द फॉलोइंग मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन क्या, थायरोहाइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, इस एमसीक्यू में क्या था कि इंटीरियर कमीशन की इन्वॉल्वमेंट है, ट्रू मैनेजमेंट, ओके, पेरिकॉन्ट्रैक्टिस भी हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे असल में T4 स्टेजिंग को बता रहा है, तो T3 T4 में पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी भी यूज़ करना। आगे मोस्ट कॉमन एंड द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द ग्लोटिस कैंसर, तो हॉर्सनेस होती है। एंड्रोफोनिया को ठीक करने के लिए टाइप 4 करती है, पीबरफोनिया के लिए 3 करती है, ओके। अगर जो हमारा सुपीरियर के लिए होती है तो वो हमारी टाइप 1 है, जो टाइप 2 है हमारी बायलैटरल रिकरल लैरिंजियल अपाल्सी के अंदर करते हैं, क्लियर। तो ये भी ऑलमोस्ट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा HIV एंड ENT, ओके। आई डोंट नो कि HIV और ENT में से सवाल आते हैं, चलो कर लेते हैं। ओके, सिंगल नीडल स्टिक इंजरी विद होलो बोर नीडल हैज अ चांस ऑफ सीरो कन्वर्जन ऑफ, अभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है 1/2000 को रट्टा मारेगा। HIV के बारे में क्या बात, ठीक है, ओके। तो इसमें GP 120 और 141 होता है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस अफेक्ट द इम्यून रिस्पॉन्स, द प्राइमरी चेंज ब्राउट अबाउट इस, तो जो HIV होता है वो क्या करता होता है, क्लियर। सॉरी, इसका बीटा नहीं है, अल्फा ऑप्शन है, क्योंकि कोर में नहीं होते, आगे इन्वेलप में देखने को मिल सकते हैं। जैसे थर्ड की तरफ आ जाते हैं, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में डिफेक्ट इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपको देखने को मिलती है HIV में। इसके बाद नेक्स्ट है कि HIV इन्फेक्टेड पर्सन में ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, खासतौर पर किस लेवल पे होगी, क्लियर। तो इसमें 200 से जब कम हो जाता है, हमारे सेल्स कम हो जाते हैं। नॉन टेंडर पैरोटाइड ग्लैंड के स्वेलिंग HIV में, तो ये किस वजह से होगी, ये आपको लिम्फोएपिथेलियल की वजह से देखने को मिल सकती है HIV में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन एड्स पेशेंट, तो वो कैपोसिस सार्कोमा होती है, क्लियर, ये भी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेडेक, फेशियल न्यूरalgias एंड द कैंसर कीमोथेरेपी नाइट डायसेक्शन। अच्छा, ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू बट माइग्रेन, तो माइग्रेन के बारे में क्या बात, गलत है। तो काजेज हेडेक एज इफ होल हेड इज, तो ये स्पेसिफिक पार्ट को इन्वॉल्व करता है, पूरे हेड को इन्वॉल्व नहीं करता। हेडेक मोस्ट कॉमनली इन द वुमेन, तो वुमेन के अंदर माइग्रेन वाले तो रिलेटिवली आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है, ठीक है, ओके। लेकिन इसके अलावा माइग्रेन के अलावा यहाँ पर ट्राइजेमिनल वाले भी है, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, 1, 3, 4 है, ठीक है, ओके। तो आपको ट्राइजेमिनल भी देखने को मिल सकता है, टेंशन वाला भी होता है, क्लस्टर नहीं होता फीमेल के अंदर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि 45 ईयर ओल्ड पेशेंट है, कंप्लेन ऑफ पेन इन द थ्रोट है, जो कि एग्रेवेटेड हो जाता है, उन स्वेलिंग को रेडिएट कर रहा है टू द ईयर एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग है। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोसिस हमारा ग्लोसोफेरिंजियल न्यूरalgia। इसके बाद नेक्स्ट है कि ओके, सलूडर न्यूरalgia इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो सलूडर न्यूरalgia के इसमें होता है DNS के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या होगा, न्यूरalgic पेन इन द अपर हाफ ऑफ द फेस, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ओके। बाकी राइनोरिया इंक्रीज लैक्रिमेशन नेजल स्टफिनेस होती है। ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्राइजेमिनल न्यूरalgia, तो ट्राइजेमिनल न्यूरalgia के अंदर ड्रग कौन सी देनी होती है आपने, ये हमने फार्मा के अंदर पढ़ा था, कार्बामेजिन होती है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी यूज्ड आफ्टर द सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी आफ्टर द कैंसर, तो अगर कीमोथेरेपी सर्जरी की बात करती है, रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर करती है, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी करते होते हैं, ठीक हो गया, ओके, ठीक है। यानी अगर हम सर्जरी या रेडियोथेरेपी के बाद हम कीमोथेरेपी करते हैं तो इसको एडजुवेंट बोलते हैं, ऐड हो गया। इसके बाद एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग जो कि पल्मोनरी टॉक्सिसिटी करवाती है, तो आपने बिलियोमाइसिन को रट्टा मारा हुआ, इसका वाइमेड्रोन भी आ जाएगा, लेकिन वो हमारा कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होती है। सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन पर्टेन्स टू, सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन के अंदर क्या होता है, आपने रिमूवल ऑफ सम लिम्फ नोड, तो आपने कुछ को निकालना, कुछ को आपने स्पेयर कर देना, 1 से लेकर 5 वाले को आपने रिमूव कर देना। इसके बाद क्या होता है, फॉलोइंग स्ट्रक्चर, अच्छा रेडिकल के अंदर 1 से लेकर 5 तक आपने निकाल देना होता है। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रिजर्व इन द रेडिकल नेक डायसेक्शन, तो रेडिकल नेक डायसेक्शन के अंदर किसको आपने प्रिजर्व करना, वेगस को, हाइपोग्लॉसल को, फ्रानिक को, बाकी सबको ऑलमोस्ट आपने स्पाइनल एसेसरी को तो आपने उड़ा देना होता है। इसके बाद है कि स्टेजिंग और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का T3N2M0 है, T3 है, ओके। तो बेस्ट क्या होगा आपका, स्टेज 4 होगी, क्लियर। और लिम्फ नोड N2 है। इसके बाद है कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन कैंसर, जो T2 होता है, T2 का मतलब है वोकल कॉर्ड एक्सटेंडिंग ट्यूमर है, वो फास्ट वोकल कॉर्ड तक पहुंच गया है, ओके। कितने MCQ है यहाँ पर, मैं देख लूँ पहले। अच्छा, इसके बाद है कि सेकंड अर्च ब्रोंकियल फिस्टुला, इसके बारे में क्या बात, ठीक है, ओके। तो इसके बारे में बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि एक्सटर्नल ओपनिंग इज अलोंग द आर्टेरियल बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेड मास्टर स्किन, इंटरनल ओपनिंग पेरिफॉर्म फोसा में होती है, क्लियर, ये भी ठीक है। नहीं, बल्कि ये ठीक नहीं, इंटरनल ओपनिंग यहाँ पे नहीं होती, पेरिफॉर्म फोसा के लेवल पे नहीं होती, बल्कि फिस्टुला ट्रैक पास करती है, क्लियर। तो हमारा ये भी हो जाएगा। और लास्ट में फिस्टुला ट्रैक डीप टू द डाइगेस्ट्रिक मसल, इसको भी देख लेना। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट, यानी क्या सी बात ठीक है, सिटी स्कैन के बारे में है, तो टू सी द एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ इन द बेस ऑफ टंग है, तो सिटी स्कैन ज़्यादा अच्छा होता है, ओके। 14 MCQ विच आर द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन डू नॉट यूज आयनाइजिंग रेडिएशन, तो जो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है आपके MRI में इस्तेमाल नहीं होती, डॉपलर में इस्तेमाल नहीं होती, अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल नहीं होती, ओके, एंजियोग्राफी में इस्तेमाल होती है। MRI शुड नॉट बी यूज्ड इन द पेशेंट,
तो ओके, तो किस कंडीशन के अंदर हम एमआरआई वगैरह कर सकते होते हैं, तो एमआरआई आप कर सकते हैं, क्लियर। तो आप थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टिपिकल क्लिनिकल फीचर ऑफ हॉर्नर सेंटर, तो डायलेटेड पीपल होता है, कॉन्स्टेंट पीपल होता है। एक्स्ट्रा नोडल लिम्फोमा किसके अंदर देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा नोडल लिम्फोमा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में देखने को मिलता है। टू कास्ट डेथ इन क्रायो सर्जरी, तो क्रायो सर्जरी में जो टेम्परेचर होता है ना वो कितना होता है, तकरीबन -30 का होता है। इसके बाद टाइप ऑफ लेजर विच इज यूज फॉर मिडल ईयर सर्जरी, तो मिडल ईयर सर्जरी के अंदर कौन सी लेजर इस्तेमाल की जाती है, आर्गोन लेजर इस्तेमाल की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाली अपने पैपिलोमा के अंदर पढ़ा था। थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट के बारे में क्या बात कराता है, क्लियर। तो ये मिड लाइन ऑफ सेकंड ब्रेंचियल क्लेफ्ट यहाँ से भी निकलती होती है, क्लियर। उसके बाद है कि बच्चा फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मुलर मसल है, तो मुलर मसल सिंपैथेटिक सप्लाई लेता होता है और इसकी वजह से टॉसिस हो सकती है। उसके बाद है कि नेक मैच सस्पिशन ऑफ द मैलिग्नेंसी बट नो क्लू फ्रॉम हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन अबाउट द प्राइमरी साइड है, तो अपने नेक्स्ट आपकी मैनेजमेंट क्या होगी, ओके। तो नेक्स्ट मैनेजमेंट आपकी फाइनल एस्पायरेशन साइड एफएनएसी करोगे, ठीक है, सबसे अच्छी यही होती है। इसके बाद नेक्स्ट 23 की तरफ चलते हैं। 23 में नॉन रिकरेंट लाइनेंजल नर्व है, पालसी होगी। नॉन रिकरेंट लाइनेंजल नर्व इतने मरतबा 2 मरतबा बोला हुआ है, ओके। तो यहाँ पर अनोमलस नो रेट्रोएसोफेगल। इसके बाद है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन कैन नॉट बी यूज्ड इन द एब्लेशन ऑफ व्हिच ऑफ द कैंसर, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन किस लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेडुलरी कैंसर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। थायराइड कैंसर में सिलेक्टिव नेक डाइसेक्शन किसके अंदर करोगे, तो इसका बेस्ट ऑप्शन आपका मेडुलरी कैंसर, इसमें आप सिलेक्टिव नेक डाइसेक्शन करते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि टियोलॉजी ऑफ एंटीरेथ्रोइडल न्यूरल्जिया, तो ये मिडल टर्बिनेट प्रेसिंग ऑन टू द नेजल सेप्टम, ये आपका आ जाएगा। 27 की तरफ जाते हैं। 27 का बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा कि ट्रीटमेंट चॉइस फॉर एटिको एंटोल वैरायटी ऑफ क्रॉनिक सुपरेटिव टाइटस मीडिया, तो उसके लिए क्या होता है आपका अंडरले ब्रिंकोप्लास्टी आपने करनी होती है, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्रेनियल नर्व विद लार्जेस्ट इंट्राक्रैनियल कोर्स, तो वो कौन सी होती है क्रेनियल नर्व, ये हमने पढ़ा होगा उसके अंदर न्यूरो एनाटॉमी में हमने पढ़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा होती है 6 नर्व का इंट्राक्रैनियल कोर्स रिलेटिवली बड़ा होता है। 29 तक जाते हैं लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, सबसे बड़ी जो क्रेनियल नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व होती है। अब पेशेंट एज द कार्सिनोमा ऑफ राइट टंग ऑन द लैटरल बॉर्डर ऑफ एंटीरियर 2/3 है, ओके। लिम्फ नोड साइज इसका 4 है, ओके, और इसका लेवल 3 ऑन द लेफ्ट साइड है, तो उसकी स्टेज पूछ रही है, क्लियर। तो लिम्फ नोड के हिसाब से पूछ रही है, तो देखो लिम्फ नोड का साइज 4 सेंटीमीटर है, ओके, 4 सेंटीमीटर इन लेवल, 3 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नेक है, ठीक है। तो बेस्ट क्या होगा आपका N2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हम असर्टिव और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के सवाल एग्जाम में नहीं आते तो इसके करने का भी फ़ायदा नहीं है।